हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर के अंदर यार बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पार्ट 3। सो ऑलरेडी हम पार्ट 1 के अंदर यानी पार्ट 2 के अंदर एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एसएम ईमेल हो, एसएमटीपी हो, पॉप हो या हमारे पास आईएमएपी हो, इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में दोस्तों पढ़ चुके थे। सो गुड इवनिंग, राम राम जी। बहुत बढ़िया भाई, सारे लोग आ गए हैं, मैं एकदम बेहतरीन हूं। आप सब लोग कैसे हैं भाई? और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको शायद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चल रहा होगा, कुछ लोगों का एल्गोरिदम चल रहा होगा, और प्लीज यू कैन रिप्लाई। भाई मानसी, कहां रिप्लाई करना है आपको? मजे आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। डीबी में से स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल डीबी में से स्टार्ट होने वाला है। दोनों चल रहा है, कल से डीबी में से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, डीबी में सुबह रखा है, कॉलेज होता है। भाई साहब बहुत बढ़िया। तो सुबह 8 बजे से 10, 8:30 से है, 8:30 से 10 अभी क्लास चलेगी कुछ दिन, ठीक है। उसके बाद ये टाइमिंग 8 बजे हो जाएगी। चलो जी, हाँ चलो सेशन को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सीधा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की तरफ, ठीक है। ठीक है, 8 बजे यार, 6:30 बजे कह रहा है, 6:30 बजे करवा दिए भाई। 6:30 बजे फैकल्टी उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा, ये भी तो देख लिया करो यार। फैकल्टीज की रात में भी क्लासेस चलती हैं। तो भाई देखो, मुझे लग रही भूख, थोड़ी देर बाद में खाऊंगा, मैंने मंगाया अभी, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक दूंगा आपको। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज वेज ही है। चेक कर लिया, ठीक है। पनीर रैप है आज। चलो अब दोस्तों, यहां पे हमारे पास अभी हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में बात कर लेते हैं यार किसकी? डीएनएस की, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। यानी डीएनएस, ठीक है। चलो हाँ, कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे पास यार डीएनएस का काम क्या है? एनीवन कैन टेल मी? सपोज मैंने मान लो कोई आईपी एड्रेस लिख दिया 74, मान लो मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी आईपी एड्रेस लिख रहा हूं 74.125.239 डॉट, यहां पे लिख दिया 35, ठीक है। सपोज मैंने क्या लिख दिया, ये आईपी एड्रेस लिख दिया। तो यार मेरा सवाल ये है, इस आईपी एड्रेस को याद रखना हमारे पास, यदि मैं आपको बोलूं ये याद रखना है 74.125.239.35, हो सकता है 1 2 4 5 आईपी एड्रेस आप याद रख पाओ, लेकिन बहुत सारे आईपी एड्रेसेस आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो यानी हमारे पास देखो, एवरी होस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय ए आईपी एड्रेस, ठीक है। किससे आइडेंटिफाई होता है? आईपी एड्रेस से। बट आईपी एड्रेस को याद रखना इज नॉट ए इजी टास्क, ठीक है। सो आईपी एड्रेस को याद रखना ह्यूमंस का लिए इजी टास्क नहीं है। मैं कह सकता हूं दी माइंड ऑफ द ह्यूमंस आर कॉन्फ़िगर्ड इन सच ए वे दैट वी कैन इजीली रिमेंबर द नेम्स। हम नेम्स इजीली रिमेंबर रख सकते हैं, पिक्चर्स इजीली रिमेंबर रख सकते हैं, बट वी कैन नॉट रिमेंबर द नंबर्स इजीली, ठीक है। इजीली हम नंबर्स रिमेंबर नहीं रख सकते। सपोज ये हमारे पास आईपी एड्रेस सपोज गूगल का है। अब यदि मैं आपको ये बोलूं कि ये आपको याद रखना है, यदि मैं आपको यहां से ये बोलूं www.google.com, तो कौन सा याद करना आसान रहे आपके लिए? यार ये याद करना आसान है, www.google.com। तो डोमेन नेम याद रखना ह्यूमंस के लिए क्या है? इजी है। तो आईपी एड्रेस हमारे पास यानी डीएनएस हमारे पास क्या काम करता है? डीएनएस हमारे पास डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में दोस्तों क्या करता है? हमारे पास
कन्वर्ट करता है। पहला बात हमारे पास जो डोमेन नेम है, इट इज इजी टू रिमेंबर, यानी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डोमेन नेम को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरी बात यार, आईपी एड्रेस आर नॉट स्टैटिक, आईपी एड्रेस स्टैटिक नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि हमारे पास गूगल का आईपी एड्रेस ये है, हमारे पास 74.125.239.35, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है। सपोज गूगल का सर्वर हमारे पास यूएसए में है, यदि उस सर्वर को यहां पे हमारे पास उसकी लोकेशन चेंज कर दें, सपोज इंडिया में शिफ्ट कर दें, तो उसका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी आईपी एड्रेस मेरे पास स्टैटिक नहीं है, ये नहीं कि परमानेंट फिक्स ही रहेगा। आईपी एड्रेस यदि मैं लोकेशन चेंज करूंगा तो आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन नाम चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो कोई कंपनी थी, पहले यूएस में थी कंपनी, अब इंडिया में हो गई है, तो आईपी एड्रेस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका नाम वही रहेगा। तो आईपी एड्रेस आर नॉट स्टैटिक, ठीक है। तो यहां से मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों हमारे पास। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, इजी टू रिमेंबर द डोमेन नेम। डोमेन नेम हम इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। दूसरा क्या, आईपी एड्रेस आर नॉट स्टैटिक, आईपी एड्रेस मेरे पास स्टैटिक नहीं है, आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। डीएनएस इज ए प्रोटोकॉल यूज टू कन्वर्ट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, यानी हम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि आप गूगल के ऊपर, सपोज मैं कह रहा हूं, यदि आप लिखते हो www.physicswala.com, तो यानी फिजिक्स वाला की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन पहले क्या होगा, हमारे पास एक्चुअल में ये जो डोमेन नेम है वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा। रिजल्ट हमको कहां से मिलेगा, आईपी एड्रेस के थ्रू मिलेगा, ठीक है। पूरा प्रोसीजर क्या होता है, यदि आप टाइप करते हो कोई भी हमारे पास यहां पे यूआरएल टाइप करते हो, तो यानी कैसे वो हमारे पास आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, कैसे रिजल्ट मिलता है, इसकी आज पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से कहानी समझेंगे, पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, और आपको ये टॉपिक से मजा आ जाएगा, एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा, सर क्या ही बात बताया है आपने, ठीक है। इन डेप्थ हम इसको कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम, कुछ हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज डोमेन्स आर हमारे पास, जैसे कि कॉम है, डॉट कॉम किस लिए यूज होता है, यूजुअली यूज बाय कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, .com यूज करते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल में हमने लिखा है yahoo.com, ठीक है। edu यूजुअली यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम edu यूज करते हैं, जैसे कि आपने लास्ट में देखा होगा, यहां से हमारे पास जैसे कि iisc.edu। org यूज्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, org यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास IEEE org। mil यूज्ड बाय मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे कि नेट, इट इज ओपन पब्लिक फॉर एनी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इसको .net को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि .gov होता है, यूज टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो हम बात करें इसरो की या बार्क की, तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, हमारे पास gov। ये मोस्ट कॉमनली यूज क्या है, हमारे पास डोमेन्स हैं, जैसे कि .com आपने देखा होगा, .edu देखा होगा, .org देखा होगा, .mil देखा होगा, .net देखा होगा, .gov देखा होगा। इसके अलावा हमारे पास कंट्री डोमेन भी होता है, कंट्री डोमेन भी मेरे पास हो सकते हैं दोस्तों। कंट्री डोमेन में हमारे पास किसकी बात करें, यदि हमारे पास जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास .uk, .us, या हमारे पास लास्ट में आपने .in देखा होगा, .in फॉर इंडिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कंट्री डोमेन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सवाल हमारे पास क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, यदि मैं आपको ये बताऊं यार, यहां पे इसकी कहानी समझने के लिए, वो समझते हैं। क्या हुआ भाई, मैं विजिबल हूं ना भाई, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ठीक है, मेरी साइड से एक इशू था, ओके ठीक है। अब एक बात बताओ यार, इस समय बात की जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि मान लो मैं आज की डेट में गूगल के ऊपर कुछ भी लिखता हूं, सपोज मैं मान लो हमारे पास कोई यूआरएल में टाइप करता हूं, यदि मैं लिखता हूं www.isro.gov, तो इसरो का रिजल्ट, इसरो की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे 1-2 सेकंड में मेरे पास मिल जाती है। यानी मैं यदि लैपटॉप पर अपना टाइप कर रहा हूं कोई यूआरएल, तो मुझे मेरे पास 1 सेकंड के अंदर इसरो के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों आ जाएगी, यानी जो भी इस वेबसाइट पे इसरो के बारे में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही? मेरा सवाल यह है, जैसे कि हमारे पास यदि पूरे वर्ल्ड के अंदर बात की जाए, हाउ मेनी वेबसाइट विल बी देयर, कितनी वेबसाइट्स होंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर?
जैसे कि इसरो की एक वेबसाइट है, फिजिक्स वाला की एक वेबसाइट है कंपनी की हमारे पास, या कोई भी कंपनी हो, प्रेजेंट टाइम में मिलियंस से भी ज्यादा, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड, मिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल। सवाल अब यहां पे ये है कि दी मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हैं, तो ये डेटाबेस जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कहीं ना कहीं तो ये डेटाबेस में होगी ना, कि यानी इस मिलियंस ऑफ वेबसाइट के डेटाबेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है कि रिजल्ट इतनी जल्दी आपको मिल जाता है। आप यूआरएल टाइप करो, 1 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। यानी हमारे पास उस डेटाबेस को, मिलियंस ऑफ वेबसाइट के डेटाबेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि रिजल्ट इतनी जल्दी मिल जाता है। तो इसकी हम दोस्तों क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये डेटाबेस मेरे पास है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। सर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है, मैं आपको ये सिखाता हूं। ये मेरे पास रूट डीएनएस सर्वर है, यहां पे मैं इसका पेन का यूज कर लेता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम हमारे पास इनकम्प्लीट था, इसको हम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बात बताऊं, हमारे पास ये दोस्तों ये है रूट सर्वर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन सर्वर, और इनको हम बोलते हैं, जैसे कि मान लो ये आईएएससी का, इसको हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर, ठीक है। ये MID नहीं है यार, ये है MIT। MIT का आपने नाम सुना होगा, पूरे वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलो अब बात समझना है यहां से हमारे पास, ठीक है। यहां पे क्या है, एक मेरे पास है रूट डीएनएस सर्वर, जिसको बोलते हैं रूट सर्वर, ठीक है। अब जो रूट डीएनएस सर्वर होगा, इन सर्वर, जैसे कि मान लो आपने देख रहे हो .com डीएनएस सर्वर, ये है .org डीएनएस सर्वर, ये है .edu डीएनएस सर्वर। जितने भी, जैसे कि मान लो हमने यहां से पढ़ाए थे आपको .com, .edu, .org, .mil, .net, .gov, बहुत सारे हमारे पास ऐसे हमारे पास मोस्ट कॉमनली डोमेन्स हो सकते हैं। तो यहां पे इनको बोलते हैं, जैसे कि .com सर्वर है, एक .org सर्वर है, एक हमारे पास .edu सर्वर है। इन सर्वर्स को हम बोलते हैं TLD सर्वर। TLD का मतलब है टॉप लेवल डोमेन सर्वर, ठीक है। तो इसकी आप फुल फॉर्म में लिख लेना, ये मेरे पास क्या है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। ये क्या है मेरे पास, टॉप लेवल डोमेन सर्वर है, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो रूट डीएनएस सर्वर है, रूट डीएनएस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन होती है टॉप लेवल डोमेन सर्वर की, यानी ये .com, .org, .edu, इनको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन सर्वर। सो रूट डीएनएस सर्वर हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ टॉप लेवल डोमेन सर्वर। टॉप लेवल डोमेन सर्वर की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, रूट डीएनएस सर्वर के पास। इंफॉर्मेशन का मतलब रूट डीएनएस सर्वर के पास इन टॉप लेवल डोमेन सर्वर के आईपी एड्रेसेस होते हैं। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद जैसे कि मान लो .com डीएनएस सर्वर है, जितनी वेबसाइट के पीछे .com लिखा होगा, जैसे कि yahoo.com या amazon.com या कोई भी .com, वो सारी वेबसाइट यहां पे होंगी। जिन वेबसाइट के पीछे .org लिखा होगा, वो सारी वेबसाइट यहां पे होंगी। जिन वेबसाइट के पीछे .edu लिखा होगा, जैसे कि IISc.edu या MIT.edu, वो हमारे पास यहां पे होंगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। ये जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर है, इस टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास इंफॉर्मेशन होती है अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर की। जैसे कि मान लो हमारे पास ये IISc.edu डीएनएस सर्वर, IISc का ये सर्वर है, तो इसको हम बोलेंगे अथॉरिटेटिव सर्वर। या ये हमारे पास MIT का सर्वर है, अथॉरिटेटिव सर्वर। ये भी अथॉरिटेटिव सर्वर है, ये भी अथॉरिटेटिव सर्वर है, ये भी अथॉरिटेटिव सर्वर है। यानी ये IISc का अथॉरिटेटिव सर्वर है, जो IISc के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगा। बात समझ में आ गई। जो IISc के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, वो आपको IISc के सर्वर से मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको बोलते हैं लोकल डीएनएस सर्वर। वो इस फिगर में नहीं है लोकल डीएनएस सर्वर। अभी कुछ देर में लोकल डीएनएस सर्वर की हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं इसके अलावा, यदि आप गूगल के ऊपर लिखते हो www, यदि मान लो आपने यहां से दोस्तों ये लिखा, मैं आपको बताया, यदि आपने लिखा www.iisc.edu, यदि आपने हमारे पास यहां पे URL लिखा है तो क्या होगा,
सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट जाएगी रूट डीएनएस सर्वर के पास। आपने यहां अपने कंप्यूटर से लिखा तो ये रिक्वेस्ट कहां जाएगी, रूट डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। अब रूट डीएनएस सर्वर जो है, रूट डीएनएस सर्वर आपको बोलेगा, रूट डीएनएस सर्वर कहेगा आई डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ आईआईएससी, मेरे पास आईआईएससी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे पास जो ये ईडीयू लिखा है ना यहां पे, ईडीयू डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन तो है, इसका आईपी एड्रेस तो है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यहां तक लेके जा सकता हूं, सिर्फ ईडीयू डीएनएस सर्वर तक, लेकिन आईआईएससी के सर्वर पे मैं लेके नहीं जा सकता। तो रूट डीएनएस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन है, ये .com डीएनएस सर्वर है, ये org डीएनएस सर्वर है, ये ईडीयू डीएनएस सर्वर है। तो रूट सर्वर की हेल्प से दोस्तों हम यहां पे कहां आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे मान लो, ठीक है। जो रूट डीएनएस सर्वर है हमारे पास, हम इसकी हेल्प से यहां पे पहुंच गए, ठीक है, ईडीयू डीएनएस सर्वर। अब जो ईडीयू डीएनएस सर्वर है उसके पास भी ये आईआईएससी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आईआईएससी का क्या है, आईपी एड्रेस है उसके पास। बिकॉज टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास क्या होती है इंफॉर्मेशन, अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर की, यानी अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर का आईपी एड्रेस। तो उसकी मदद से ये जो मेरे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर है, ये मुझे कहां ले जाएगा भाई, ये आईएससी का सर्वर है, ये एमआईटी का सर्वर है, ये मुझे कहां ले जाएगा, यहां पे ले जाएगा आईआईएससी के सर्वर पे। और आईआईएससी के सर्वर के पास आईआईएससी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो मैंने एक बहुत सिंपल यहां पे हमारे पास इस डायग्राम में आपको दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक्चुअल प्रोसीजर मेरे पास क्या फॉलो होता है, ठीक है। क्वेरीज मेरे पास, डीएनएस क्वेरीज हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक मेरे पास है इटरेटिव क्वेरी और एक मेरे पास होती है दोस्तों रिकर्सिव क्वेरी। एक क्या होती है, रिकर्सिव क्वेरी, एक होती है मेरे पास इटरेटिव क्वेरी, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूं, एग्जांपल उसी का ले रहा हूं जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। यहां पे हमारे पास ये ठीक है, यहां पे टॉप लेवल डोमेन सर्वर मेरे पास किसका था, ईडीयू डीएनएस सर्वर था। अथॉरिटेटिव सर्वर क्या था, आईआईएससी का, ठीक है। तो यहां पे जो लिखा है भाई, ये चलो ठीक है, अब देखना, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर, ठीक है। क्या होगा, मान लो हमारे पास, बात समझना बहुत ध्यान से, रुक जाओ सोम भाई, अब एक 5-10 मिनट का वेट कर लो, कंसेप्ट जब पूरा समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। पूरा कंसेप्ट समझ लो पहले क्या चल रहा है, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। मान लो आप ये होस्ट मतलब कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर है, ये आप हो यानी होस्ट, यानी आप कंप्यूटर के ऊपर, यानी हमारे पास इस होस्ट के ऊपर यदि आप यहां पे ये टाइप करते हो www.iisc.edu, यदि मान लो ये आपको टाइप करते हो तो कैसे हमारे पास रिजल्ट मिलता है, उसकी प्रैक्टिकली कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ये जो होस्ट है, जो आपका कंप्यूटर है, आपने ये यूआरएल यहां पे टाइप किया, उसके बाद ये रिक्वेस्ट जो जाती है, ये रिक्वेस्ट जाती है मेरे प्यारे दोस्त किसके पास, लोकल डीएनएस सर्वर के पास। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, ये है मेरे पास लोकल डीएनएस सर्वर। ये रिक्वेस्ट हमारे पास इस लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाती है। अब लोकल डीएनएस सर्वर के पास यदि आईआईएससी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है तो वो दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। ये मान के चलो कि यानी लोकल डीएनएस सर्वर के पास अभी आईआईएससी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये जो लोकल डीएनएस सर्वर है इसमें कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। लोकल डीएनएस सर्वर इज नथिंग बट एज ए कैसे मेमोरी है, यहां कैसे मेमोरी क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके बाद लोकल डीएनएस सर्वर के पास सपोज ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो लोकल डीएनएस सर्वर फिर क्या काम करता है, लोकल डीएनएस सर्वर हमारे पास रिक्वेस्ट करता है किससे, टॉप लेवल डोमेन सर्वर से। लोकल डीएनएस सर्वर किससे रिक्वेस्ट करेगा, मेरे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर से। ये मेरे पास पॉइंट नंबर क्या हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया। तो ये हमारे पास किससे रिक्वेस्ट करेगा, हमारे पास रूट डीएनएस सर्वर से। अब रूट डीएनएस सर्वर जो मेरे पास है, मैंने आपको पहले ही बताया था, रूट डीएनएस सर्वर कहेगा आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ आईआईएससी, मेरे पास आईआईएससी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूं। आई हैव द आईपी एड्रेस ऑफ ईडीयू डीएनएस सर्वर, मेरे पास ईडीयू डीएनएस सर्वर का, यानी यहां जो आपने लिखा है iisc.edu, मेरे पास आईआईएससी के रिगार्डिंग मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ईडीयू डीएनएस सर्वर।
EDU DNS सर्वर के रिगार्डिंग मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इट मींस आई हैव द आईपी एड्रेस ऑफ EDU DNS सर्वर, के मेरे पास EDU DNS सर्वर का आईपी एड्रेस है। EDU DNS सर्वर यहां पे कहां था हमारे पास, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। तो यहां से टॉप लेवल डोमेन सर्वर जो मेरे पास है वो EDU DNS सर्वर हम यूज कर रहे हैं। क्या है, EDU DNS सर्वर, EDU DNS सर्वर, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, आई कैन हेल्प यू, मैं आपको आईपी एड्रेस देता हूं किसका, EDU DNS सर्वर का। ये क्या बोलेगा, रूट DNS सर्वर इस EDU DNS सर्वर का क्या दे देगा, आईपी एड्रेस दे देगा। तो जैसे ही इसने आईपी एड्रेस दिया, ये लोकल DNS सर्वर यानी रूट DNS सर्वर क्या बोलेगा कि भाई मैं आपको आईपी एड्रेस देता हूं EDU DNS सर्वर का। ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर 4। तो इसने क्या किया, EDU DNS सर्वर का क्या दे दिया, आईपी एड्रेस दे दिया। जब इसके पास EDU DNS सर्वर का आईपी एड्रेस होगा तो ये किससे कनेक्ट करेगा, EDU DNS सर्वर से कनेक्ट करेगा। तो लोकल DNS सर्वर फिर हमारे पास यहां किससे कनेक्ट करेगा, इस टॉप लेवल डोमेन सर्वर से। ये मेरे पास हो गया पॉइंट नंबर 5। टॉप लेवल डोमेन सर्वर बोलेगा, टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या है, EDU DNS सर्वर। EDU DNS सर्वर कहां था, यहां पे था। ये बोलेगा आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ IISc, मेरे पास IISc की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई हैव द आईपी एड्रेस ऑफ IISc, मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि जो IISc का सर्वर है उसका आईपी एड्रेस दे सकता हूं। तो यानी हमारे पास ये क्या काम करेगा, हमारे पास भाई टॉप लेवल डोमेन सर्वर इसको आईपी एड्रेस देगा, लोकल DNS सर्वर को क्या बोलेगा, आईपी एड्रेस देगा किसका, हाँ, ये अथॉरिटेटिव सर्वर का यानी IISc का आईपी एड्रेस दे देगा। EDU के पास है सबका आईपी एड्रेस, तो ये क्या करेगा, IISc का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस दे देगा। जब इसके पास IISc के सर्वर का आईपी एड्रेस आया तो ये क्या होगा, उससे कनेक्ट करेगा फिर। तो यहां से हमारे पास ये किससे कनेक्ट करेगा, अथॉरिटेटिव सर्वर से। ये पॉइंट नंबर क्या हो गया मेरे पास, अरे यार ये पॉइंट नंबर हमने थोड़ा गलत कर दिया भाई, ये 2 था, 2 के बाद 3 आएगा ना यार। ये हमारे पास 3 हुआ, ये मेरे पास 4 हुआ, ये मेरे पास 5 हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर क्या होगा, 6। ये अथॉरिटेटिव सर्वर से क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। यानी हमारे पास अथॉरिटेटिव सर्वर क्या है, ये IISc का सर्वर है। अभी हमने देखा था हमारे पास IISc DNS सर्वर। IISc सर्वर, अब IISc सर्वर के पास तो हमारे पास होगा भाई, IISc सर्वर के पास तो IISc के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, IISc के सर्वर के पास तो IISc के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, तो वो इंफॉर्मेशन दे देगा इसको। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, ये जो सर्वर है IISc का, ये IISc के बारे में क्या दे देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा। ये क्या हो गया, पॉइंट नंबर 7। तो अब इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, लोकल DNS सर्वर के पास चली गई। अब लोकल DNS सर्वर से किसने मांगी थी, होस्ट ने मांगी थी। तो ये हमारे पास अब ये इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, होस्ट को दे देगा। यानी होस्ट मतलब हमारे पास कंप्यूटर को दे देगा। ये क्या है, स्टेप नंबर 8। और जब इंफॉर्मेशन ये होस्ट को दे देगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी वो वेब पेज जो भी है आप सर्च करना चाह रहे थे वो आपको यहां से ओपन हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो काम इतनी स्पीड में होता है, आपने गूगल पे टाइप किया, फटाक से आपको रिजल्ट मिलता है। उसके अंदर 8 स्टेप का दोस्तों क्या है, प्रोसीजर है। कितने स्टेप का प्रोसीजर है, 8 स्टेप का। एक चीज और, यहां पे आप देख रहे हो 1 रिक्वेस्ट 1 रिप्लाई। इसने एक रिक्वेस्ट की लोकल DNS सर्वर को, लोकल DNS सर्वर ने इसको रिप्लाई दिया। यहां पर देख रहे हो इसने एक रिक्वेस्ट की, इसने एक रिप्लाई किया, इसने एक रिक्वेस्ट की, इसने एक रिप्लाई किया, इसने एक रिक्वेस्ट की, इसने एक रिप्लाई किया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये 8 स्टेप का प्रोसीजर है, जो हमारे पास दोस्तों जब आपको 8 स्टेप के प्रोसीजर के बाद क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये जो URL आपने टाइप किया, सपोज ये फर्स्ट टाइम टाइप किया, भाई आपने ये देखा होगा ना कि यदि मान लो किसी सपोज आपने ये URL टाइप किया था, आपको रिजल्ट मिला था, ठीक है। सपोज रिजल्ट में हमारे पास 1 सेकंड लग गया, रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है। आप सेम URL थोड़ी देर बाद फिर से टाइप करो, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। जितनी टाइम में पहले बार रिजल्ट मिला था उससे जल्दी रिजल्ट मिलता होगा, आपने देखा होगा। नहीं तो आप अभी प्रैक्टिकल करके देख लेना क्लास के बाद। आप कोई भी वेबसाइट का नाम टाइप करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद सेम
टाइप करना कुछ देर के बाद, तो रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों? जब आपने सेकेंड टाइम हमारे पास यहां पे सेकेंड टाइम सेम यूआरएल आपने टाइप किया, सेकेंड टाइम यदि सेम यूआरएल यहां से आपने टाइप किया www.iisc.edu, तो क्या हुआ है भाई? यदि आपने हमारे पास टाइप किया सेम सेकेंड टाइम, तो ये रिक्वेस्ट कहां जाएगी हमारे पास? ये रिक्वेस्ट कहां जाएगी? पहला हॉस्ट से रिक्वेस्ट कहां जाएगी? लोकल डीएनएस सर्वर के पास। क्या लोकल डीएनएस सर्वर के पास आईआईएससी की इंफॉर्मेशन है? आंसर इज यस। भाई अभी अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी वो यहां पे स्टोर हुई थी, इसने किसको दी थी? हॉस्ट को दी थी। तो लोकल डीएनएस सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन है, तो लोकल डीएनएस सर्वर इसको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यानी सेकेंड टाइम आपको रूट डीएनएस सर्वर या टॉप लेवल डोमेन सर्वर, इवन अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आपको रिजल्ट क्या मिल गया है? बहुत जल्दी मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो लोकल डीएनएस सर्वर एज ए कैसे है, जो भी आप रिसेंटली किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे लोकल डीएनएस सर्वर में सेव होती रहती है। यानी हमारे पास जो भी रिसेंटली आपने किसी वेबसाइट को क्या किया है? सर्च किया होगा। ठीक है, तो यानी दूसरी बार आप सेम यूआरएल टाइप करोगे तो लोकल डीएनएस सर्वर ही आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। आप रूट लेवल डीएनएस सर्वर या टॉप लेवल डोमेन सर्वर, इवन अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। तो हर बार हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कह रहे हाउ लॉन्ग, इट्स डिपेंड्स ऑन दी मेमोरी यार। ऑपरेटिंग सीओ में आप पढ़ोगे, ठीक है, स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपके पास मेमोरी पड़ी, कैसे मेमोरी में है डेटा, या हमारे पास डिलीट हो गया, लिमिटेड स्पेस इसके अंदर होता है। ठीक है, अब एक चीज और बताएं हम, तो यार यहां पे पूरी कहानी जो है, जो डीएनएस क्वेरीज हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, मान लो टाइप कर रहे हैं, उसके बाद मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो नॉर्मली क्या हो रहा है? रूट डीएनएस सर्वर के पास जाऊंगा मैं सबसे पहले। नॉर्मल प्रोसेस क्या है? रूट डीएनएस सर्वर, रूट डीएनएस सर्वर के बाद टॉप लेवल डोमेन सर्वर, टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास अथॉरिटेटिव सर्वर, यहां से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अब मेरा सवाल यहां से यह है, यदि आपने देखा होगा ना यार, इंटरनेट इज वर्किंग 24/7, इंटरनेट जो है 24/7 काम कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेट फेल हो जाता है। ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट फेल हो गया? कोई ऊपर से दिक्कत आ गई है भाई, कहीं पूरी दुनिया का इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऐसा होता है क्या? पूरी दुनिया में कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा है, फेल। ऐसा हो सकता है कि भाई आपके एरिया में बारिश पड़ी है तो केवल हमारे पास टूट गया है तो आपके घर पे नहीं चल रहा है इंटरनेट, लेकिन आपके घर पे नहीं चल रहा, कहीं और चल रहा होगा। ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट 24 घंटे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्यों इंटरनेट 24 घंटे क्यों काम कर रहा है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट एक साथ काम करना बंद कर दे? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। रीजन क्यों है? क्यों पॉसिबल नहीं? उसका मैं आपको रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि भाई पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट काम करना बंद कर दे एक ही टाइम पे। हाउ इट इज नॉट पॉसिबल? उसका रीजन ये है कि एक्चुअल में हमारे पास एक छोटी सी बात बताओ, यदि ये रूट डीएनएस सर्वर जो है, यदि ये फेल हो जाए, भाई मैं कह रहा हूं यदि ये रूट डीएनएस सर्वर जो है यदि यही काम करना बंद कर दे तो इंटरनेट फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। भाई नॉर्मली क्या हो रहा है, हम यहां से हमारे पास कोई भी टाइप कर रहे हैं तो पहले इंफॉर्मेशन कहां जा रही है? रूट डीएनएस सर्वर पे। भाई नॉर्मली रूट डीएनएस सर्वर के बाद टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन सर्वर के बाद अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर, पहले रूट डीएनएस सर्वर के बाद टॉप लेवल के बाद अथॉरिटेटिव। इफ दिस रूट डीएनएस सर्वर इज नॉट वर्किंग, यदि ये काम नहीं कर रहा है तो इंटरनेट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर 13 रूट डीएनएस सर्वर है। कितने रूट डीएनएस सर्वर है? 13, यानी 13 रूट डीएनएस सर्वर जो वर्ल्ड में अलग अलग क्या है? लोकेटेड हैं। जैसे कि मान लो आप यदि इंडिया में हो, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च और डेटाबेस। ठीक है, जो भी लेटेस्ट एक डेटाबेस मैंने पढ़ा था तो उसमें था कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स यदि कहीं हैं तो वो इंडिया में है। लेकिन इंडिया के अंदर भाई कोई भी रूट डीएनएस सर्वर अवेलेबल नहीं। देयर इज नो रूट डीएनएस सर्वर इन द इंडिया। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने रूट डीएनएस सर्वर हैं? 13 है, बट इंडिया के अंदर कोई रूट डीएनएस सर्वर अवेलेबल नहीं। होता क्या है, यदि आप इंडिया में हो और इंडिया में होने के बाद यदि आपने यहां पे टाइप किया www.iisc.edu, ठीक है, तो इंडिया के जो नियरेस्ट कंट्री है
जहां पे हमारे पास रूट डीएनएस सर्वर अवेलेबल है वो है जापान। कौन सी कंट्री है? जापान। और जापान में भी एक सिटी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। वहां टोक्यो के अंदर, टोक्यो में ये हमारे पास रूट डीएनएस सर्वर क्या है? अवेलेबल है। तो यदि आप इंडिया में हो और यदि आप ये टाइप करते हो गूगल के ऊपर www.iasc.edu, तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट कहां जाती है? जापान यानी टोक्यो के सर्वर पे जाती है। यदि टोक्यो का सर्वर काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, यानी ये रूट डीएनएस सर्वर हमारे पास ये था, टोक्यो का सर्वर काम कर रहा है, तो यहां से आपको इसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा ईडीयू का, फिर ईडीयू आपको यहां पे आईएससी का दे देगा, आईएससी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब सपोज टोक्यो का जो सर्वर है, टोक्यो का जो रूट डीएनएस सर्वर है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डाइवर्ट कर दी जाएगी। यदि मान लो सपोज वो हमारे पास जो टोक्यो के अंदर रूट डीएनएस सर्वर है, इफ इट इज नॉट वर्किंग, यदि वो काम नहीं कर रहा है, तो आपकी रिक्वेस्ट डाइवर्ट कर दी जाती है जो सेकंड कंट्री है जो इंडिया के नियरेस्ट है, जहां पे हमारे पास ये रूट डीएनएस सर्वर अवेलेबल है, वो है यूरोप। कहां है? यूरोप। तो आपकी रिक्वेस्ट टोक्यो से कहां डाइवर्ट कर दी जाती है? यूरोप कर दी जाती है। ठीक है। और यदि हमारे पास सपोज यूरोप का सर्वर ही काम नहीं कर रहा है तो थर्ड नियरेस्ट, यदि वो काम नहीं कर रहा है तो फोर्थ नियरेस्ट। इस टाइप से हमारे पास, यदि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप टाइप करो तो इंटरनेट काम तो कर रहा है लेकिन स्पीड स्लो है। इंटरनेट की स्पीड क्या है? स्लो है। तो है क्या भाई, यदि मान लो आपकी रिक्वेस्ट कहां गई? जापान के सर्वर पे गई, टोक्यो के सर्वर पे। अब टोक्यो का सर्वर उस समय क्या है? काम नहीं कर रहा है, तो रिक्वेस्ट कहां डाइवर्ट हो रही है? टोक्यो के सर्वर से रिक्वेस्ट कहां डाइवर्ट होगी? हमारे पास यूरोप के सर्वर पर डाइवर्ट हो गई। जब हमारे पास यूरोप के सर्वर पर डाइवर्ट हो रही है तो उस समय कुछ टाइम लगेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट की स्पीड क्या है? उतनी अच्छी नहीं है, स्पीड क्या है? स्लो है। सपोज यूरोप का सर्वर भी काम नहीं कर रहा है, थर्ड नियरेस्ट। यदि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 13 रूट डीएनएस सर्वर हैं, यदि वो एक ही टाइम फेल हो जाएं तो ही पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अदरवाइज इंटरनेट क्या करता रहेगा? काम करता रहेगा। और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 13 के 13 रूट डीएनएस सर्वर एक ही साथ काम करना क्या कर दें? बंद कर दें। इसीलिए इंटरनेट 24/7 दोस्तों क्या करता रहता है? काम करता रहता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गुड कंसेप्ट सर, दिल आ गया, बहुत बढ़िया। कल वाला अपना कैसे ओपन करके होता है क्या? हाँ हाँ, वही कहानी चल रही है। ठीक है। बूम भरना होगा। यस सर। चलो ठीक है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार 10 मिनट खराब हो जाएंगे। प्लीज प्लीज। देखो चंदन सर आ गए हैं और मैं इनको बोल रहा हूं कि सर देखो क्लास में मत आओ, 10 मिनट खराब हो जाएंगे। क्या? आपको डर लग रहा है? हाँ, मुझे डर लग रहा है कि आप सीएन पढ़ लोगे तो भाई फिर आप मेरी नौकरी खा जाओगे। चलो, ये बात हो गई हमारे पास, डन। तो यानी यहां से आपको ये बात समझ में आई। ये जो सेम पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये सेम पॉइंट मैंने यहां पे लिखा भी है। ठीक है। क्या लिखा है? रूट डीएनएस सर्वर। जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया था तो वो पॉइंट मैंने यहां पे क्या है? लिखा भी है। क्या लिखा है हमारे पास यहां पे? रूट नेम सर्वर प्ले की रोल इन द रिजॉल्विंग एनी डीएनएस क्वेरी। देयर आर 13 रूट नेम सर्वर वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड कितने हैं? 13 है। If a situation arise that the entire 13 root name server are unreachable, the internet would fail. Internet क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। Usually a host send a query to its nearest root name server. If any one of these server fails, the requests are diverted to another nearest server. ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? If you are in India, the nearest root name server is at Tokyo. nearest root server कहां है? टोक्यो पे है। if the root name server at Tokyo is down, टोक्यो के क्या सर्वर काम नहीं कर रहा है, all the DNS queries or traffic is diverted to the server at Europe which is the next nearest server to the India. जो हमारे पास next nearest server है कहां? इंडिया के लिए। ठीक है। ठीक है। चलो,
अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया भाई यार, देखो क्वेरीज हमारे पास दो तरीके से रिजॉल्व हो सकती हैं, एक मेरे पास इटरेटिव क्वेरीज है और एक मेरे पास क्या दोस्तों है, रिकर्सिव क्वेरी। तो रिकर्सिव क्वेरी क्या है और इटरेटिव क्वेरी क्या है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, इन दोनों को हम समझ लेते हैं। तो अभी हमने इटरेटिव क्वेरीज पढ़ा था, अभी हम रिकर्सिव क्वेरी पढ़ लेते हैं। रिकर्सिव क्वेरी में क्या है, सपोज ये होस्ट है, आपने टाइप किया वही सेम यूआरएल www.iisc.edu, ठीक है। तो यानी हमारे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर मेरे पास भाई यही है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर हमारे पास क्या, edu DNS सर्वर, ये मेरे पास क्या है, edu DNS सर्वर, edu DNS सर्वर। और ये मेरे पास अथॉरिटेटिव सर्वर क्या होगा यहां पे, IISc सर्वर। अब समझना बात, तो यहां पे हमारे पास क्या, इट इज बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है, उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ये होस्ट किससे रिक्वेस्ट करेगा, लोकल डीएनएस सर्वर से। लोकल डीएनएस सर्वर में ये इंफॉर्मेशन होगी तो लोकल डीएनएस सर्वर इस होस्ट को दे देगा। सपोज लोकल डीएनएस सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, लोकल डीएनएस सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लोकल डीएनएस सर्वर हमारे पास किससे कनेक्ट करेगा, रूट डीएनएस सर्वर से। पॉइंट नंबर 2, नॉर्मली ऐसे होता है। अब रूट डीएनएस सर्वर डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आईआईएससी, आईआईएससी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये रूट डीएनएस सर्वर क्या बोलेगा, भाई मेरे पास आईआईएससी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके पास जो ईडीयू डीएनएस सर्वर है, भाई ये रूट डीएनएस सर्वर है, रूट डीएनएस सर्वर के पास ईडीयू डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है, यानी इस टॉप लेवल डोमेन सर्वर की इंफॉर्मेशन किसके पास है, रूट डीएनएस सर्वर के पास है। तो यानी ये हमारे पास उस आईपी एड्रेस की हेल्प से कहां चला जाएगा, ईडीयू डीएनएस सर्वर से। तो ये हमारे पास ये किससे कांटेक्ट करेगा, ये अब वापस इसको नहीं बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मैं तुमको आईपी एड्रेस दे रहा हूं ईडीयू डीएनएस सर्वर का, आप कनेक्ट करो, नहीं, ये डायरेक्ट किससे पूछ रहा है, रूट डीएनएस, यानी यहां पे हमारे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर से, ये हमारे पास यहां पे इसकी आईपी एड्रेस की हेल्प से यहां आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, फिर टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास, लेकिन जो अथॉरिटेटिव सर्वर है आईआईएससी का सर्वर, ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर, इसके पास आईआईएससी के सर्वर का आईपी एड्रेस है, तो ये क्या काम करेगा, उसकी हेल्प से कहां आ जाएगा, यहां पे, यानी ये किससे रिक्वेस्ट करेगा हमारे पास, इससे रिक्वेस्ट करेगा अथॉरिटेटिव सर्वर से कि भाई आईआईएससी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये तो आईआईएससी का सर्वर है, अथॉरिटेटिव सर्वर, इसके पास आईआईएससी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। तो इससे मांगा किसने था भाई, इससे मांगा किसने, टॉप लेवल डोमेन सर्वर है, तो ये इंफॉर्मेशन किसको पास करेगा, टॉप लेवल डोमेन सर्वर को पास करेगा, यानी हमारे पास ये पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। अब इस टॉप लेवल डोमेन सर्वर से किसने मांगा था, रूट डीएनएस सर्वर ने मांगा था, तो ये इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, रूट डीएनएस सर्वर को दे देगा, ये इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, रूट डीएनएस सर्वर को दे देगा। ये मेरे पास क्या हो गया, पॉइंट नंबर 6। अब इससे किसने मांगा था, लोकल डीएनएस सर्वर ने, तो ये इंफॉर्मेशन किसको पास करेगा, लोकल डीएनएस सर्वर को पास करेगा, यानी क्या हो गया, पॉइंट नंबर 7। अब इससे किसने मांगा था हमारे पास, होस्ट ने मांगा था, ये इंफॉर्मेशन किसको पास करेगा, होस्ट को पास करेगा, ये हो गया 8। तो इस 8 स्टेप का प्रोसीजर वही बात है, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप ये यूआरएल टाइप कर रहे हो तो आपको रिजल्ट हमारे पास थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सेकेंड टाइम यदि आप सेम यूआरएल क्या करोगे, टाइप करोगे, भाई यहां से अब तो इंफॉर्मेशन कहां आ गई है, लोकल डीएनएस सर्वर के पास, तो क्या होगा, www.iisc.edu। सेकेंड टाइम आप टाइप करोगे इसी यूआरएल को, तो रिक्वेस्ट कहां जाएगी, लोकल डीएनएस सर्वर के पास, और लोकल डीएनएस सर्वर में अभी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो हमारे पास होस्ट को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अरे करप्टेड है कुछ भी भाई, यदि लोकल डीएनएस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो सिंपल रूट डीएनएस सर्वर से पूछेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक चीज बताओ, यहां पे हमारे पास पहले वाले में भी यार इसने इससे रिक्वेस्ट की, इसने इसको रिप्लाई किया, इसने इससे रिक्वेस्ट की, इसने इसको रिप्लाई किया, इसने इसको रिक्वेस्ट की, रिप्लाई किया, रिक्वेस्ट की, रिप्लाई किया। इससे पहले भी यही हो रहा था,
हॉस्ट ने लोकल डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट की, रिप्लाई की, वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई, वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई, वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई, वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई। वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, टीसीपी या यूडीपी? वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई के लिए क्या यूज करते हैं, टीसीपी या यूडीपी? वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई के लिए हमारे पास कोई भी फास्टर नहीं है, दोनों में 8 स्टेप का प्रोसीजर है, बोथ आर सेम, ठीक है। वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई के लिए क्या यूज करते हैं, टीसीपी यूडीपी। यार ये भी भूल गए क्या भाई? बहुत बढ़िया भाई, दिमाग में कचरा भरा हुआ है क्या भाई? यूडीपी मैंने आपको क्या बताया था, द एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई कैन नॉट यूज टीसीपी। क्या यूज करते हैं, यूडीपी यूज करते हैं भाई। मैंने आपको क्या बताया था, एक एग्जांपल दिया था। क्यों क्यों? यदि मान लो आप जा रहे हो भाई, आपकी ट्रेन है और आप ऑटो से जा रहे हो रेलवे स्टेशन, ठीक है। आपको टाइम जानना है कि एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ है। आपके पास ना तो घड़ी है ना ही आपके पास मोबाइल है, तो आप टाइम पूछना चाहते हो एग्जैक्ट कितना हुआ, जिससे कि आप ट्रेन पकड़ पाओगे भाई कितनी देर में ट्रेन जाने वाली है। तो आप यदि टाइम किससे पूछोगे भाई? टाइम सिंपल सी बात है, ऑटो वाले जो ऑटो चला रहा है उससे पूछ सकते हो। तो यदि ऑटो वाले से आप टाइम पूछने से पहले ये बात करते हो कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम है राजू, ठीक है, और मेरी गर्लफ्रेंड है रानी, ठीक है, और हम दोनों कर रहे हैं बीटेक, गेट की तैयारी कर रहे हैं, अंकित सर का सीएनवी पढ़ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, ठीक है, मेरा फ्यूचर प्लान ये है, बीटेक के बाद आईआईटी से एमटेक करना, उसके बाद एक प्लेसमेंट लेना है। ये सब कहानी बताने के बाद आप बोलते हो भाई टाइम बता दो, तो वो ऑटो वाला आपको एक थप्पड़ मारेगा, कह रहा है भाई पागल हो गया, मुझे ये सब कहानी क्यों बता रहे हो, मैं तुम्हारी कहानी में इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आप उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। इतना कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद भाई आपको शादी थोड़ी करनी है उसकी बेटी से, ऑटो वाले की, जो अपने बारे में कहानी बता रहे। यदि कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे आपको क्या जानना है, उसमें आपको जानना है टाइम, कि भाई टाइम कितना हुआ है। तो यानी आप उसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हो। भाई कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, दूसरे की पूछी, दोनों एक दूसरे पे क्या है, सहमत है, तो हम कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे बात क्या है, सिंपल आप क्या बोलो, व्हाट इज द टाइम, भाई टाइम कितना हुआ है, सामने बोलेगा टाइम हुआ है 5:35 लाइक दैट, इतना टाइम हुआ है, तो टाइम बता देगा आपको, बात खत्म हो जाएगी। तो वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई के लिए देयर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यानी हमारे पास कनेक्शन लेस सर्विस हो गई, और यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस सर्विस। बात समझ में? तो वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई हमारे पास यूडीपी यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट डीएनएस यूजेस यूडीपी। तो भाई यहां से हमारे पास जो डीएनएस है, डीएनएस यूजेस यूडीपी, और पोर्ट नंबर कितना मेरे पास, पोर्ट नंबर 53। तो ये पॉइंट आप क्या कर लेना दोस्तों, याद रख लेना हमारे पास, बिकॉज ये पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, कह रहा है अच्छी होगी तो कर भी लेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छी से ही क्यों करना है भाई, अच्छी से क्यों करना है, खराब से भी तो कर लो यार। अच्छी की डेफिनेशन क्या है, अच्छी मतलब सुंदर है वो अच्छी है, हैं? है भाई? अच्छी का डेफिनेशन यही है क्या है? सुंदर प्लस सुशील। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। चलो अब मैंने आपको कुछ पॉइंट और लिखे हैं हमारे पास यहाँ पे। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कि डीएनएस हमारे पास सिर्फ यूडीपी यूज करता है, तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। तो यहां से मैंने पॉइंट आपको लिख रखा है, क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट डीएनएस यूजेस यूडीपी एट ट्रांसपोर्ट लेयर। बाय डिफॉल्ट क्या यूज करेगा हमारे पास, डीएनएस यूडीपी यूज करेगा, ठीक है। नॉर्मली हम डीएनएस क्या यूज करता है, बाय डिफॉल्ट यूडीपी यूज करता है।
लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डीएनएस कैन यूज आइदर यूडीपी और टीसीपी। डीएनएस वैसे टीसीपी यूडीपी दोनों क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि डीएनएस टीसीपी यूज नहीं कर सकता है। कब करेगा? इन बोथ केसेस डीएनएस टीसीपी भी यूज कर सकता है, यूडीपी। इन बोथ केसेस द वेल नोन पोर्ट नंबर यूज्ड बाय द सर्वर इज पोर्ट नंबर 53। दोनों केसेस में मेरे पास वेल नोन पोर्ट नंबर तो 53 ही रहेगा। ये टीसीपी यूज कर ले या मेरे पास यूडीपी यूज कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टीसीपी यूडीपी कोई भी यूज कर ले, वेल नोन पोर्ट नंबर मेरे पास उतना ही रहेगा। क्या लिखा है? डीएनएस क्वेरी, यदि हमारे पास जो क्वेरी है यदि वो लेस देन है हमारे पास 512 बाइट, 512 बाइट, और मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट जो है हमारे पास डीएनएस की, जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, वो 512 बाइट से लेस देन ही होती है। यानी वो हमारे पास उसमें इजीली क्या हो जाती है, फिट हो जाती है एक यूजर डेटा ग्राम में। तो यदि हमारे पास डीएनएस क्वेरी लेस देन हमारे पास 512 बाइट से लेस देन है, तो हमारे पास ये यूज करेगा दोस्तों यूडीपी। अब यदि हमारे पास इसका जो साइज है, यदि हमारे पास इससे ग्रेटर देन है हमारे पास 512 बाइट से, तो हमारे पास क्या यूज करेगा दोस्तों, ये हमारे पास यूज करेगा टीसीपी। ये पॉइंट आप यहां पे नोट कर लेना। लेस देन 512 बाइट्स इट विल डेफिनेटली यूज यूडीपी। यदि 512 बाइट से ज्यादा हमारे पास डीएनएस क्वेरी का साइज है तो हमारे पास क्या यूज करेगा, टीसीपी। ये क्वेश्चन इसरो टेक असिस्टेंट में आया है, हाँ यहां से पूछा जा सकता है। तो एक चीज और यार यहां पे हमारे पास, तो ये मैंने पॉइंट्स किताब से उठाए, फोरोजन किताब के अंदर लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, कि हमारे पास क्वेरी साइज यदि 512 बाइट से ज्यादा का है तो हमारे पास ये टीसीपी क्या करेगा, यूज। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, अब मेरा सवाल एक यहां से ये है, सवाल को जरा अच्छे से पढ़ना। एक बात बताओ, यहां पे प्रोसीजर तो 8 स्टेप का है। प्रोसीजर कितने स्टेप का? 8 स्टेप का। ये रिक्वेस्ट की इसने होस्ट से, ये रिप्लाई किया, इसने ये रिक्वेस्ट की थी, ये रिप्लाई करता था। 1 रिक्वेस्ट 1 रिप्लाई, 1 रिक्वेस्ट 1 रिप्लाई। मैं आपको बोलूं कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के कितने पेयर हैं यहां पे, यानी जो क्वेरी हमारे पास रिजॉल्व हो रही है, जो मैं यहां पे www.isc.edu लिख रहा हूं, उसका रिजल्ट मिल रहा है वो 8 स्टेप में मिल रहा है। लेकिन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के पेयर कितने हैं? तो भाई पेयर कितने, कोई बताएगा? रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के पेयर कितने हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत, तो एक पेयर तो यार ये हो गया रिक्वेस्ट तो रेस्पॉन्स, एक पेयर ये हो गया दूसरा पेयर, एक पेयर ये हो गया तीसरा पेयर, एक पेयर ये हो गया चौथा पेयर। 4 पेयर हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के। और गेट 2022 में ये सवाल पूछा गया है और ये 2 नंबर का सवाल था। आई डोंट नो दैट व्हाई दे आस्क्ड इन 2 मार्क्स। 2 नंबर का आई थिंक ये सवाल था। ये सवाल आप एक बार पढ़ लो, क्या सवाल है, ट्राई टू रीड इट। कंसिडर द रिजोल्यूशन ऑफ डोमेन नेम www.gate.org.in by a DNS resolver. Assume that no resource records are cached anywhere across the DNS server. यानी कैशे के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड इटरेटिव क्वेरीज मैकेनिज्म इज यूज। इटरेटिव क्वेरी मैकेनिज्म क्या हो रहा है, हमारे पास यूज हो रहा है। इन द रिजॉल्वर the number of DNS query response pair involved in the completely resolving the domain name response pair, query response pair। तो भाई कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब इसमें कुछ क्रांतिकारी था नहीं, पता नहीं इन्होंने मतलब ये किस भावना से ये सवाल पूछा है। हमारे टाइम पे देखो हार्ड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। मैं कहता हूं भाई हार्ड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, किसी भी साल आ सकता है। लेकिन आपको ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि 70% क्वेश्चंस तो आप इजीली लगा पाओगे यदि आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, और 20% क्वेश्चन तो यार गेट के अंदर भाई डिफिकल्ट पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 100% है कि 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो उनके लिए आपको रेडी रहना है।
घबराना नहीं है उनसे, बिकॉज आपका टारगेट यहां पे 100 नंबर लाना नहीं है, आपका टारगेट है टॉपर बनना, ठीक है। 20 नंबर का पेपर जानबूझ के इतना डिफिकल्ट बनाया गया, तो भाई कोई नहीं कर पाएगा, आप नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं कर पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये कंसेप्ट आपको सारे आने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो परफेक्ट आना चाहिए। यदि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है, ठीक है, और सीएन में बहुत हाई चांसेस है कि भाई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ जाके पूछ ले जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ उसने ऐसा पूछ लिया जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, तो हो सकता है आप नहीं कर पाओ उस क्वेश्चन को, तो बाकी लोग भी नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पा रहे हो, बाकी लोग नहीं कर पा रहे, तो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम तब है कि जब बाकी लोग कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो ना, अब इसके बाद हम मूव करते हैं दोस्तों एफटीपी। यार तो ये 5 मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूं भाई, ठीक है, 10 मिनट का, 8 बजे कंटिन्यू करता हूं, 10 मिनट का मैं ये अभी आपसे कनेक्ट करता हूं, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, आवाज आ रही है भाई, फटाफट से एक बार बता दो। नाउ ऑडियो, हाँ ऑडियो ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं यार एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यानी यहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स, ये टोटली थ्योरेटिकल ही टॉपिक है, तो कुछ पॉइंट्स यहां पे हम रीड कर लेते हैं। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर टीसीपी/आईपी कनेक्शन, ठीक है। तो यानी एफटीपी हमारे पास किस लिए काम आता है? फाइल ट्रांसफर के काम आता है, सबको ये वाली बात पता है, ठीक है। इट यूजेस पोर्ट नंबर 20 एंड 21। ये पोर्ट नंबर क्या यूज करता है दोस्तों? 20 और 21 पोर्ट नंबर हमारे पास क्या करता है? यूज करता है, ठीक है। हाँ 2023 वाला भी कराएंगे आयुष लास्ट में, ठीक है। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन। ये हमारे पास कितने टाइप के कनेक्शन है? 2 टाइप के कनेक्शन है। एक मेरे पास क्या है? कंट्रोल कनेक्शन है। कंट्रोल कनेक्शन पोर्ट नंबर 21 यूज करता है, डेटा कनेक्शन हमारे पास पोर्ट नंबर 20 यूज करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो कंट्रोल कनेक्शन डेटा कनेक्शन का है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसरो में पूछा गया है ऑलरेडी, एनआईसी में पूछा गया, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखो, डेटा और कंट्रोल, ठीक है। तो डेटा का 20 है पहले और कंट्रोल का क्या है? 21, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कितनी बार कि भाई 20 किसका है, 21 किसका है, ठीक है। नाउ कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग एंटायर इंटरेक्टिव एफटीपी सेशन। कंट्रोल कनेक्शन जो है हमारे पास, देखो कनेक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक परसिस्टेंट होता है, एक नॉन परसिस्टेंट होता है। तो कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरेक्टिव एफटीपी सेशन। कंट्रोल कनेक्शन हमारे पास पूरा रहता है, बना हुआ रहता है, यानी कंट्रोल कनेक्शन क्या होगा? परसिस्टेंट, परमानेंट बना रहेगा ड्यूरिंग एंटायर इंटरेक्टिव एफटीपी सेशन। जब तक ये फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, आप मान लो 10 फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो कंट्रोल कनेक्शन आपका बना रहेगा। नीचे क्या है? डेटा कनेक्शन इज ओपन एंड क्लोज फॉर ईच फाइल ट्रांसफर एक्टिविटी। हर एक फाइल ट्रांसफर के लिए डेटा कनेक्शन ओपन होगा और क्लोज होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यानी डेटा कनेक्शन हमारे पास ओपन होगा और क्लोज होगा हर एक फाइल ट्रांसफर के बाद। तो यहां पे पॉइंट लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है? When user start an FTP session, the control connection opens. While the control connection is open, the data connection can be opened and closed multiple times if several file are transferred. यदि हम बहुत सारी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेटा कनेक्शन मेरे पास ओपन होगा, क्लोज होगा, बट कंट्रोल कनेक्शन हमारे पास यानी बना रहेगा। तो यानी नीचे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है? FTP uses persistent TCP connection for control information। यानी कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास FTP क्या होगा? परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट मतलब दोस्तों परमानेंट है, ये हमारे पास बार बार ओपन और बार बार क्लोज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था
एक्चुअली कनेक्शन मेरे पास 2 टाइप के होते हैं, एक परसिस्टेंट है, एक नॉन परसिस्टेंट है। ठीक है, परसिस्टेंट क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट क्या होता है, एक बार थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ वेबसाइट जो हमारे पास हैं, शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा, कुछ वेबसाइट हमारे पास, जैसे कि मान लो आपने अपने फोन में जीमेल ओपन किया था 1 साल पहले, वो आज तक ओपन है। आपने फेसबुक ओपन किया था अपने फोन में, वो आज तक ओपन है। यानी जीमेल के सर्वर ने लॉग आउट नहीं किया, फेसबुक के सर्वर ने लॉग आउट नहीं किया, खुद से कनेक्शन को क्लोज नहीं किया, नहीं जीमेल के सर्वर ने कनेक्शन आपका क्लोज किया है, नहीं फेसबुक के सर्वर ने कनेक्शन आपको क्लोज किया है। ठीक है, यदि मान लो आप सपोज कोई बैंक है, आईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है, आपके पास नेट बैंकिंग आप चलाते हो, यूजर आईडी पासवर्ड है, यूजर आईडी पासवर्ड आप एंटर करो, उसके बाद आपको आपकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, सामने ओपन हो जाएगी। आप 10 या 15 सेकंड के लिए कुछ मत करो, ठीक है, आइडल छोड़ दो कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है। फिर से आपको यदि करना है तो फिर से आपको आईडी डालनी पड़ेगी, यूजर आईडी, फिर से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। यानी बैंक का जो सर्वर है वो आपके कनेक्शन को क्या कर दे रहा है, क्लोज कर दे रहा है। ठीक है, यानी यदि मान लो आप रेलवे से कोई टिकट बुक करते हो, तो ये मैं अपने खुद के एग्जांपल वो बता रहा हूं जो मैंने खुद किए हैं। तो आप यदि कोई टिकट बुक करते हो रेलवे की वेबसाइट से, तो आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद भी यदि आप कनेक्शन को कुछ देर के लिए खाली छोड़ देते हो, कुछ काम नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, तो आपका कनेक्शन क्या कर देता है, वो क्लोज कर देता है। क्यों? बिकॉज रेलवे या बैंक के सर्वर पे, यदि बैंक के सर्वर पे आप ऑनलाइन हो 12 घंटे के लिए, तो बैंक को फायदा नहीं है, बैंक को टेंशन है, क्योंकि एक बंदा हमारे सर्वर पे 10-12 घंटे से क्या कर रहा है। ठीक है इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ यहां से खेल करने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक को या रेलवे के सर्वर को आपके ऑनलाइन होने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए वो कनेक्शन को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन परसिस्टेंट है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, कुछ देर के बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। यदि मान लो जीमेल की बात करें, फेसबुक की बात करें, उनको बेनिफिट है आपके ऑनलाइन होने से, तो आपके कनेक्शन को क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो कुछ परसिस्टेंट मतलब परमानेंट बने रहते हैं, नॉन परसिस्टेंट मतलब क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है एफटीपी यूजेस परसिस्टेंट टीसीपी कनेक्शन फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन, एफटीपी यूजेस नॉन परसिस्टेंट टीसीपी कनेक्शन फॉर डेटा इंफॉर्मेशन। डेटा इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, ये नॉन परसिस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, एफटीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये क्या है मेरे पास, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, एफटीपी इज आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल। सारे प्रोटोकॉल इन बैंड है, सिर्फ एफटीपी को छोड़ के, ये बात ध्यान रखना, एफटीपी को छोड़कर बाकी सारे प्रोटोकॉल क्या है, इन बैंड है। ये आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल है, डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्लो ओवर डिफरेंट कनेक्शन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंट्रोल कनेक्शन में फ्लो होती है, और डेटा इंफॉर्मेशन मेरे पास डेटा कनेक्शन में क्या होती है, फ्लो होती है। तो एफटीपी के हमारे पास 2 कनेक्शन होते हैं, एक कंट्रोल कनेक्शन होता है और एक क्या होता है दोस्तों, डेटा कनेक्शन होता है। ठीक है ठीक है, अब हमारे पास यहां पे हमारे पास क्या लिखा है, सम प्रोटोकॉल सेंड देयर रिक्वेस्ट एंड डेटा इन सेम टीसीपी कनेक्शन। रिक्वेस्ट और डेटा हमारे पास एक ही टीसीपी कनेक्शन में भेजते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड एज इन बैंड प्रोटोकॉल। कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे पास कंट्रोल इंफॉर्मेशन यानी रिक्वेस्ट और डेटा हमारे पास एक ही कनेक्शन में भेजते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम इन बैंड प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे पास, हम इन बैंड बोलते हैं। क्या लिखा है, HTTP एंड SMTP आर इन बैंड प्रोटोकॉल, यानी ये हमारे पास HTTP हो या हमारे पास SMTP हो, ये क्या है, इन बैंड प्रोटोकॉल है। यहां से हमारे पास क्या है, ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, ये हमारे पास क्या है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या डिफरेंस है, स्टेटफुल का मतलब यूजर की जो एक्टिविटीज हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है, उनको सेव किया जा रहा है, तो उनको बोलते हैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल। यूजर की एक्टिविटीज को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इट्स रियली वेरी सिंपल कांसेप्ट। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे पास कि ये प्रोटोकॉल स्टेटलेस है, ये प्रोटोकॉल स्टेटफुल है, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। यदि आप सारे प्रोटोकॉल्स को भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस, नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज मैं आपको कुछ टेबल्स बनवाऊंगा लास्ट में। ठीक है, आगे क्या है मेरे पास, ट्रांसमिशन मोड है। एफटीपी कैन ट्रांसफर द फाइल अक्रॉस द डेटा कनेक्शन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ट्रांसमिशन मोड। 3 ट्रांसमिशन मोड में हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक मेरे पास स्ट्रीम मोड है, एक मेरे पास ब्लॉक मोड है, एक मेरे पास कंप्रेस मोड है। तो यहां पे एक लाइन देख लो हमारे पास क्या बोल रहा है, इट इज डिफॉल्ट मोड, डेटा आर डिलीवर्ड फ्रॉम एफटीपी टू टीसीपी एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ मोड, यानी कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की फॉर्म में मेरे पास क्या होगा, फ्लो होगा। ब्लॉक मोड क्या है, इन द ब्लॉक मोड डेटा कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम एफटीपी टू टीसीपी इन ब्लॉक्स।
इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, ईच ब्लॉक इज प्रेसिडेड बाई 3 बाइट हेडर। हर एक ब्लॉक में क्या होगा, एक 3 बाइट का हेडर होगा। द फर्स्ट बाइट इज कॉल्ड ब्लॉक डिस्क्रिप्टर। पहली बाइट क्या होगी, ब्लॉक डिस्क्रिप्टर। द नेक्स्ट 2 बाइट डिफाइन द साइज ऑफ द ब्लॉक इन द बाइट, यानी ब्लॉक का साइज क्या है, कितने साइज का डेटा आप यहां पे सेंड कर रहे हो, नेक्स्ट 2 बाइट वो क्या करेंगे दोस्तों, डिफाइन करेंगे। वैसे यहां से हमारे पास ये कभी कुछ पूछने वाला है नहीं, पूछ सकता है हमारे पास स्ट्रीम मोड, ब्लॉक मोड और कंप्रेस मोड, किस मोड में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। इन कंप्रेस मोड इफ फाइल इज बिग द डेटा कैन बी कंप्रेस्ड in the text file. This is usually spaces, blanks. In binary files null character are usually compressed। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मोड में भेज सकते हैं, स्ट्रीम मोड हो, ब्लॉक मोड हो या हमारे पास कंप्रेस मोड हो। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब आपने हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेटा स्ट्रीम मोड में ही ट्रांसफर हो सकता है, होता है। आप यहां पे ब्लॉक मोड में भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंप्रेस मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ फाइल का टाइप है एफटीपी कैन ट्रांसफर वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप अक्रॉस द डेटा कनेक्शन। ये हमारे पास आस्की फाइल कर सकते हो, EBCDIC फाइल यानी फाइल फॉर्मेट यूज्ड बाय IBM, या आप इमेज फाइल यानी इस टाइप की फाइल्स आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों याद रख लेना, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। उसके बाद क्या हमारे पास क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। एफटीपी कैन ट्रांसफर ए फाइल अक्रॉस द डेटा कनेक्शन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, यानी फाइल की फॉर्म में या रिकॉर्ड की फॉर्म में, या हमारे पास यानी फाइल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, या पेज स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर इट इज यूज बाय द डिफॉल्ट हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर यूज होगा, इट इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट। ठीक है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या है, इन दिस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर द फाइल इज डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड्स, फाइल को रिकॉर्ड्स में करोगे। दिस कैन बी यूज्ड ओनली विद इन द टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में हमारे पास आप रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पेज स्ट्रक्चर। इन द पेज स्ट्रक्चर द फाइल इज डिवाइडेड इनटू पेजेस, फाइल पेज में डिवाइड होगी, विद ईच पेज हैविंग ए पेज नंबर, हर पेज पे एक पेज नंबर होगा, एंड पेज हेडर, पेज नंबर और पेज हेडर। द पेज कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस रैंडमली और सीक्वेंसली, इसको रैंडमली और सीक्वेंसली एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज पेज का क्या है, नंबर है। ये डेटा स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे कोई बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सारा हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जा सकता है हमारे पास, यहां पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कमांड जो है हमारे पास वो किसके लिए यूज होती है। ठीक है, कमांड से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी कमांड किसके लिए यूज होती है। जैसे कि मान लो यहां पर आप देख रहे हो यूजर, ये क्या है, यूजर इंफॉर्मेशन, PASS क्या है, पासवर्ड, ACCT सप्लाइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वैसे इनके बारे में नहीं पूछेगा, ये क्या नाम है, इस कमांड का मतलब क्या है, ये पूछेगा ये कमांड किस प्रोटोकॉल से रिलेट करती है। CWND चेंज टू अनदर डायरेक्टरी, REIN रिमूव ऑल द ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन एंड पैरामीटर सेटिंग। क्विट क्या है, लॉग आउट ऑफ द सिस्टम। पोर्ट क्या है, क्लाइंट चूज ए पोर्ट। PSV क्या है, सर्वर चूज ए पोर्ट। डिफॉल्ट फाइल टाइप, यानी हमारे पास यहां से हमारे पास टाइप में A फॉर ASCII, E फॉर ये, I फॉर इमेज, यानी 3 फॉर्मेट में आप भेज सकते थे। A चूज करोगे तो ASCII फॉर्म हो गए, E चूज करोगे तो IBM का फॉर्मेट आएगा हमारे पास, I चूज करोगे तो इमेज आएगा। ठीक है, मोड, डेटा ट्रांसमिशन मोड हमारे पास मैंने आपको बताया था, यहां पे S करोगे तो स्ट्रीम मोड हो जाएगा, B करोगे तो ब्लॉक मोड हो जाएगा, C करोगे तो हमारे पास कंप्रेस मोड हो जाएगा। ठीक है, PROMPT टर्न ऑन और टर्न ऑफ फाइल ट्रांसफर, यहां से हमारे पास टर्न ऑफ या टर्न ऑन के लिए काम आता है हमारे पास। यहां से STRU है, डिफाइन द डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाइल का है या रिकॉर्ड का है, या F मतलब फाइल, R मतलब रिकॉर्ड, P मतलब पेज। ठीक है, ये सब यहां से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पूछ सकता है, तो क्या पूछेगा कि ये कमांड किस प्रोटोकॉल से क्या करती है, बिलोंग करती है। बाकी यहां से कुछ ऐसा पूछने वाला नहीं है। ये तो हमारे पास FTP के बारे में। अब हम कुछ पॉइंट्स यहां पे दोस्तों पढ़ लेते हैं HTTP, बिकॉज HTTP से भी सवाल हमारे पास यहां पे पूछे गए। ठीक है, तो HTTP मेरे पास क्या है, HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड मेनली टू एक्सेस डेटा ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का दोस्तों यूज करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये एक फाइल का फॉर्मेट है नीरज सिंह भाई साहब। इट इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल
यूजिंग पोर्ट नंबर 80 ऑन टीसीपी, यानी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 80 यूज करता है हमारे पास टीसीपी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, HTTP इज इन बैंड प्रोटोकॉल। जो थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं, ये थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे थ्योरेटिकल पॉइंट आपको यहां से याद होने चाहिए कि इन बैंड क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल, आउट ऑफ बैंड कौन सा प्रोटोकॉल है हमारे पास, स्टेटलेस कौन सा है, स्टेटफुल क्या है, पोर्ट नंबर हमारे पास कौन सा यूज करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। दैट इज बोथ रिक्वेस्ट एंड डेटा वी विल सेंड ओनली इन वन कनेक्शन, दोनों एक ही कनेक्शन में भेजते हैं, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इन बैंड। ठीक है, इन बॉन्ड नहीं है, इन बैंड है ये, यहां पे हमारे पास BA है ये। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इन बैंड है। ठीक है, चलो। HTTP is stateless protocol, that is it does not maintain any information of user, यानी यूजर की कोई इंफॉर्मेशन यहां पे हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं दोस्तों, सर्व कर रहे हैं। यार वैसे भी हमारे पास स्टेटलेस, एक बात बताओ, स्टेटफुल, यार स्टेटफुल मतलब कितने लोग, यार मिलियन से भी ज्यादा लोग वेबसाइट, एक ही सेम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कोई बहुत फेमस वेबसाइट हो और आप इतने सारे लोग एक्सेस करते हैं यार। मान लो जैसे कि रेलवे की वेबसाइट हो, कितने सारे लोग टिकट बुक करते हैं रोज रेलवे की वेबसाइट से यार। अमेजोन देख लो, कितने लोग ऑर्डर करते हैं यहाँ पे। तो यार वहां पे यूजर की इंफॉर्मेशन, जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन को थोड़ा, हर एक यूजर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना आसान नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहां पे क्या है, HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल दैट इट डज नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTTP प्रोटोकॉल, दो टाइप का होता है, एक है नॉन परसिस्टेंट, यहां पे मैं आपको बता दूं, एक है मेरे पास नॉन परसिस्टेंट, एक है मेरे पास दोस्तों यहां पे परसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, नॉन परसिस्टेंट है मेरे पास, एक क्या है दोस्तों, परसिस्टेंट है 1.1। ठीक है, तो HTTP मतलब वेब पेज। यदि आप कोई भी वेब पेज को, कि कौन सा वेब पेज किसने सर्च किया है हमारे पास, उसकी इंफॉर्मेशन को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन को। यदि आप वेब पेज को क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। ठीक है, यहां से हमारे पास नॉन परसिस्टेंट, यहां से एक सवाल पूछा गया है गेट के अंदर, पहले फोरोजन के अंदर भी इसमें गलत इंफॉर्मेशन थी। फोर्थ एडिशन की बात करें तो फोर्थ एडिशन में हमारे पास यहां पे गलत इंफॉर्मेशन फोरोजन के अंदर थी, लेकिन जब फिफ्थ एडिशन वो लेके आए तो उन्होंने उसको क्या कर लिया दोस्तों, करेक्ट कर लिया है। तो अभी की जो बुक है, अब कितने सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे फोर्थ एडिशन वाली फोरोजन का कुछ भेजते हैं कि सर फोर्थ एडिशन वाली में ये लिखा है, तो यार लेटेस्ट एडिशन वाली किताब पढ़ा करो, इट इज बेटर। क्योंकि जैसे मान लो गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं गलतियां नहीं होती हैं, तो कुछ यहाँ पे गलतियां थी, तो बाद में वो लेटेस्ट जो एडिशन है, यानी फिफ्थ एडिशन अभी मेरे पास है जो मैं पढ़ रहा हूं, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो अब करेक्ट कर लिए फिफ्थ एडिशन में। तो मैं ये फिफ्थ एडिशन का ही पूरा हमारे पास कंटेंट ले यहाँ पे आपको बता रहा हूं। इन ए नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन, वन TCP कनेक्शन इज मेड फॉर ईच रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। हर एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के लिए एक अलग से कनेक्शन बनेगा। दिस स्ट्रेटेजी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। नॉन परसिस्टेंट मतलब परमानेंट नहीं है, आप रिक्वेस्ट करोगे, सर्वर रेस्पॉन्स देगा, कनेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। क्या लिखा है, द क्लाइंट ओपन ए TCP कनेक्शन, क्लाइंट TCP कनेक्शन को ओपन करेगा एंड सेंड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सर्वर क्या करेगा, सर्वर सेंड द रेस्पॉन्स एंड क्लोज द कनेक्शन। सर्वर रेस्पॉन्स को सेंड करेगा, कनेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, गेट वाले ओल्ड वर्जन से नहीं रेफर करेंगे भाई। IIT के प्रोफेसर के पास क्या होता है, कोई भी नया एडिशन आता है तो वो दे दिया जाता है। हाँ भाई, उनको तो किताब दे दी जाती है कि एरर ढूंढने के लिए। तो IIT के प्रोफेसर भी बहुत अपडेट रहते हैं, तो ओल्ड वाले को नहीं प्रेफर करेंगे, लेटेस्ट को ही प्रेफर करेंगे। बट कहीं कहीं किया भी है तो आप क्लेम कर सकते हो, यदि मान लो ऐसा हुआ है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन था जहां पे नंबर ऑफ सबनेट्स की बात की थी, तो IIT वाले लोगों ने क्या किया था, उसका सबनेट का आंसर 2n-2 दिया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, लेकिन वो बहुत पहले की बात हो गई, ठीक है, तब हमारे पास वही स्ट्रक्चर था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा होगा तो यू कैन क्लेम कि लेटेस्ट एडिशन ये है। देखो IIT किसी की नहीं मानता है, IIT का प्रोफेसर किसी की बात नहीं सुनता है। आप बोलो कि मैंने ये पढ़ा है, आप बोलो कि अंकित सर ने ये पढ़ा है, उसको अंकित सर से मतलब नहीं है। IIT के प्रोफेसर को मतलब है सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड किताब में, जो स्टैंडर्ड किताब में दिया हुआ है
यदि उसने कोई क्वेश्चन फ्रेम किया है, आपने बोला कि भाई मैं इस स्टैंडर्ड किताब का ये आपको दे रहा हूं, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, बाकी वो किसी की नहीं सुनते। इफ ए फाइल कंटेन्स लिंक टू एन डिफरेंट पिक्चर्स, कोई फाइल है कंटेन्स ए लिंक टू एन डिफरेंट पिक्चर्स इन डिफरेंट फाइल्स ऑल लोकेटेड ऑन द सेम सर्वर, ठीक है, यानी हमारे पास सारे एक ही सर्वर पे क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। तो ए फाइल कंटेन्स लिंक टू एन डिफरेंट पिक्चर्स, क्या लिखा है हमारे पास, द कनेक्शन मस्ट बी ओपन एंड क्लोज n+1 टाइम्स। भाई एक बार तो कनेक्शन, मान लो कोई फाइल है तो आप फाइल को ओपन करोगे, यहां पे क्या होगा मान लो मेरे पास फाइल है, ठीक है इसके अंदर मान लो हमारे पास ये 6 इमेजेस हैं, तो यानी पहले तो आप यहां पे इसको एक्सेस किया इस डॉक्यूमेंट को, तो आपने रिक्वेस्ट किया, डॉक्यूमेंट आपके पास मिल गया, फाइल, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ये, हमारे पास एक तो इसके लिए हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक इसके लिए होगा, 2, ये 3, ये 4, ये 5, भाई ये पेजेस हैं इसके अंदर, बात समझना, हमारे पास ये जो इसके अंदर पेजेस हैं, फाइल तो ओपन हो जाती है। आप कोई वेब पेज, आप ध्यान रखना, आपने कोई वेब पेज आपको एक्सेस करना है, तो वेब पेज हुआ एक्सेस, उस वेब पेज के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो भी एक्सेस, टेक्स्ट तो आप रीड कर सकते हो, वेब पेज जो खुला तो टेक्स्ट भी खुल गया हो, ठीक है, किसी वेब पेज पे गए आप, उसके साथ साथ वहां पे वेब पेज पे इमेजेस भी कुछ बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो इमेज कहीं और स्टोर होती हैं, ठीक है, तो आप क्लिक करोगे इमेज पे तब वो एक इमेज ओपन होगी, ऐसा नहीं कि आपने इस इमेज पे क्लिक किया तो सारी इमेज ओपन हो जाएंगी ना, तो यानी हमारे पास इस इमेज पे क्लिक किया तो ये ओपन होगी हमारे पास, भाई हमारे पास यहां पे हमारे पास ये, तो इसके लिए कनेक्शन ओपन होगा, कनेक्शन क्लोज होगा, यहां भी इसके लिए कनेक्शन ओपन होगा, कनेक्शन क्लोज। थर्ड इमेज को ओपन करना है तो हमारे पास यहां पे भी कनेक्शन ओपन और क्लोज, यहां पे हमारे पास कनेक्शन ओपन और क्लोज, यहां पे भी कनेक्शन ओपन और क्लोज, कनेक्शन ओपन, कनेक्शन क्लोज। तो एक हमारे पास ये, हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 7। तो यदि कोई फाइल के अंदर हमारे पास या इवन किसी वेब पेज के अंदर भी कोई पेज है, पेज के अंदर भी इमेजेस है मेरे पास, तो एक तो वेब पेज के लिए हमारे पास कनेक्शन ओपन हुआ, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, उसके बाद जितनी भी इमेजेस उसके ऊपर होंगी उन इमेजेस को, या आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी, ये पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी, रिक्वेस्ट की रेस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट की रेस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट की रेस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट की रेस्पॉन्स है। तो यहां पे हमारे पास दोस्तों 6 वेब पेज के अंदर है, तो 7 बार कनेक्शन ओपन क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहां लिखा है हमारे पास n+1 टाइम्स, n डिफरेंट पिक्चर्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास n+1 टाइम्स कनेक्शन क्या होगा हमारे पास, ओपन और क्लोज होगा। ये बात क्लियर है? लास्ट ईयर गेट का क्वेश्चन ऐसा ही था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ था, तो उनको फिर दोनों ऑप्शन मानने पड़े थे आईआईटी वालों को, भाई ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। पहले उन्होंने एक आंसर दिया था, बाद में उन्होंने दोनों आंसर दे दिए कि भाई ये दोनों आंसर हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन को मार्क्स टू ऑल मिलता है? कंप्यूटर नेटवर्क में भी ऐसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको मार्क्स टू ऑल कर दिया गया, भाई कि ये क्वेश्चन के ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब परसिस्टेंट की बात कर लेते हैं हम। क्या है परसिस्टेंट? इन ए परसिस्टेंट कनेक्शन द सर्वर लीव्स द कनेक्शन ओपन फॉर मोर रिक्वेस्ट आफ्टर सेंडिंग ए रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स सेंड करने के बाद एक कनेक्शन को क्या कर देता है, ओपन ही रहने देता है बाकी रिक्वेस्ट के लिए। आगे क्या लिखा है? सर्वर क्लोज द कनेक्शन, कनेक्शन को क्लोज करेगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट। यदि मान लो आप क्लाइंट हो, यदि आप ही अपने जीमेल से लॉग आउट करना चाहते हो तो आप लॉग आउट कर सकते हो, कनेक्शन आपका क्लोज कर दिया जाएगा। तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट और टाइम आउट हैज बीन रीच्ड। यदि कोई टाइम आउट का कंसेप्ट होता है कि भाई इतना टाइम आउट है, इसके बाद तो हमको करना ही करना है। मान लो जैसे कि मान लो हो सकता है कभी कभी साल भर के बाद आपका जीमेल का बंदी हो जाएगा, भाई एक साल से ज्यादा ओपन नहीं रखना है, उसके बाद तो हमको कनेक्शन को क्या कर देना है, क्लोज ही कर देना है। यहां पे हमारे पास यदि कोई फाइल हो, उस फाइल के अंदर सेम सिचुएशन यहां पे हो कि एक फाइल है, फाइल के अंदर मेरे पास 6 इमेजेस हैं, तो भी कनेक्शन हमारे पास एक ही बार ओपन और एक ही बार क्लोज होगा। यहां पे हमारे पास जैसे कि मान लो यहां पे था सेम सिचुएशन, जैसे कि मान लो यहां पे हमारे पास 7 बार कनेक्शन ओपन हुआ, क्लोज हुआ, लेकिन यही सेम सिचुएशन यहां पे हो तो एक ही बार कनेक्शन ओपन और क्लोज होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक ही बार कनेक्शन ओपन और कनेक्शन क्या होगा, क्लोज होगा। ये इसकी कमांड है, HTTP की कमांड। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि ये कमांड हमारे पास किस प्रोटोकॉल की है। जैसे कि मान लो यहां पे क्या दिया हुआ है, गेट रिक्वेस्ट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए सर्वर, ये है हेड,
रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ए डॉक्यूमेंट बट नॉट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अबाउट द डॉक्यूमेंट बट नॉट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ नहीं, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हैड। पुट सेंड ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ये हमारे पास पुट है। पोस्ट क्या है, सेंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ट्रेस क्या है, इट इज यूज फॉर डीबगिंग, डीबगिंग के लिए ट्रेस का यूज कर दिया जाता है। डिलीट क्या है, डिलीट दी वेब पेज, वेब पेज डिलीट हो जाता है। कनेक्ट क्या है, इट इज नॉट करंटली यूज्ड, इट इज रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पस, ये फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व है। ऑप्शंस क्या है, इंक्वायरीज अबाउट अवेलेबल ऑप्शंस के, यानी हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये हमारे पास इस HTTP की कुछ दोस्तों क्या है, कमांड्स हैं। क्लियर है ये वाली बात? ये थ्योरेटिकल पॉइंट है जहां से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके अलावा हमारे पास कुछ टेबल्स आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास इंपोर्टेंट टेबल, जिससे कि मान लो आप डायरेक्ट इन टेबल की हेल्प से बहुत सारे पॉइंट दोस्तों क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे कि टेबल आपको दिख रही होगी हमारे पास, DNS पोर्ट नंबर क्या है 53, भाई DNS का पोर्ट नंबर क्या है मेरे पास 53, 53। ये DNS क्या यूज करता है, UDP। यहां हमारे पास HTTP का पोर्ट नंबर क्या है 80, ये हमारे पास क्या है, यूज करता है TCP। FTP मेरे पास दो चीजें हैं, एक कंट्रोल कनेक्शन, डेटा कनेक्शन 20 है, कंट्रोल कनेक्शन 21 है, ठीक है। ये कि हमारे पास क्या है, TCP। SMTP पोर्ट नंबर 25 है, SMTP मेरे पास क्या है, TCP है, ठीक है। यहां पर हमारे पास POP क्या है, पोर्ट नंबर 110, POP भी मेरे पास क्या है, TCP। ये जो हम पढ़ लिए हैं। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, गेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पोर्ट नंबर पूछ सकता है 161, 162 हमारे पास, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, UDP। यहां से TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास पोर्ट नंबर 69 है, हमारे पास ये क्या यूज करता है, UDP यूज करता है। IMAP ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोर्ट नंबर 143 है, और हमारे पास ये क्या यूज कर रहा है, TCP। यहां पे हमारे पास टेलनेट हमारे पास क्या है, पोर्ट नंबर 23 है, हमारे पास क्या यूज कर रहा है, TCP, ठीक है। यहां पर हमारे पास DHCP 67, 68, ठीक है। DHCP हमारे पास सर्वर 67 है, और हमारे पास DHCP क्लाइंट क्या है, 68 है। वैसे तो हमारे पास इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, ये मेरे पास क्या है, UDP है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारे पास पूछ सकता है कि ये हमारे पास कौन सा पोर्ट नंबर क्या करता है दोस्तों, यूज करता है, या हमारे पास इसका हमारे पास पोर्ट नंबर के अलावा हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल UDP है या TCP है, या हमारे पास ये है। अब इस टेबल की हेल्प से हमने जो अभी तक पढ़ा था एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, उसको यहां पे इस टेबल के अंदर समराइज कर दिया है। अब यहां से हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, जो इस टेबल से सॉल्व हो सकते हैं, वो मैं आपको यहां से बताना चाह रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये गेट 2007 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। मुझे लग रहा है सारे ही स्टूडेंट बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस UDP एज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये कह रहा है कौन सा हमारे पास UDP यूज करता है एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP, टेलनेट, DNS और SMTP। तो यार HTTP TCP है, टेलनेट मेरे पास TCP है, SMTP मेरे पास TCP है, DNS मेरे पास क्या यूज करता है, UDP। आप यहां से देख लो, अभी मैंने आपको बताया था, यहां पे DNS कहां है, DNS पहले ही नंबर पे था। ये हमारे पास DNS क्या यूज करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हमारे पास UDP यूज करता है, सिंपल है। अब देखो यहां से एक आइडिया और लग गया, चलो इसका आंसर निकल गया, ठीक है। अब मैं इसको और सॉर्ट कर सकता हूं, सर कैसे, हमारे पास यहां पे एक ऐसी टेबल बना लो, ठीक है। उस टेबल को फर्दर आप इस टाइप से कर सकते हो, जैसे कि मान लो एक जगह लिख लो आप यहां पे हमारे पास TCP, एक जगह क्या लिख सकते हो, UDP, ठीक है। तो यार जो प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास SMTP है, ये मेरे पास TCP यूज करता है। HTTP है मेरे पास, ये TCP यूज करता है। हमारे पास FTP है, ये मेरे पास TCP यूज करता है। मेरे पास POP है, ये TCP यूज करता है। IMAP है, ये मेरे पास TCP यूज करता है, ठीक है। यहां पे मेरे पास DNS की बात कर लेते हैं। DNS है मेरे पास, SNMP है हमारे पास, ठीक है, और TFTP है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और कोई बचा है हमारे पास भाई, टेलनेट तो हमारे पास TCP है, टेलनेट हमने लिखा नहीं, यहां पे टेलनेट हो गया, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 और 3 हमारे पास कितना हो गया, 9। और कौन सा बचा हुआ भाई हमारे पास, कौन सा बचा हुआ, DHCP मेरे पास UDP है, ये मेरे पास DHCP हो गया, ठीक है, DHCP। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं ऑल रियल टाइम एंड मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल।
ऑल रियल टाइम एंड मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल। यानी ये भी मेरे पास दोस्तों क्या है, ये भी मेरे पास यूडीपी है। तो यहां पे हमारे पास एक सेपरेट टेबल टीसीपी और यूडीपी के लिए बन गई, जिससे कि मान लो आपको क्या हो सकता है कि यानी आपको यहां से ये याद रहेगा भाई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो ये टीसीपी है, ये हमारे पास क्या है यूडीपी। मैंने उसी को फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये सवाल है, कौन सा सवाल है, ये गेट 2000 कब पूछा गया था, 2012 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, लेट मी रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी ईमेल ट्रांसफर करने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। सब ए, बहुत बढ़िया। आईआईटी वालों ने आंसर ए इसीलिए दिया था कि आप जैसे लोगों का बेवकूफ बनाया जा सके। भाई उसने खेला है, सबको पता है कि ईमेल ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई ये जो हमारे पास एसएमटीपी प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी हो, एफटीपी हो, जितने प्रोटोकॉल्स आज हमने पढ़े हैं उस टॉपिक का नाम ही क्या था, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। उसने एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, रीड द लाइन। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। भाई क्या पूछा है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पूछा है। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हमारे पास मेल भेजने के लिए यूज होता है? भाई मेल भेजने के लिए एसएमटीपी यूज करते हैं, लेकिन एसएमटीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल टीसीपी यूज कर रहा है, यूडीपी यूज कर रहा है। तो एसएमटीपी अभी दिखा है, एसएमटीपी क्या यूज कर रहा है, टीसीपी। एसएमटीपी यूजेस टीसीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया भी था भाई एसएमटीपी, भाई मेल भेजना कनेक्शन लेस सर्विस है। यार आपके पास कनेक्शन लेस कैसे है? भाई आपके पास आपके फ्रेंड की मेल आईडी है, आप क्या करोगे, मेल आईडी है, आपने मेल लिखा भेज दिया, कनेक्शन लेस सर्विस हो गई। फोन कॉल क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। आपको अपने फ्रेंड का फोन नंबर डायल करना पड़ेगा अपने नंबर से, जब रिंगटोन जा रही है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। आपके फ्रेंड ने फोन उठाया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद बातचीत हुई। लेकिन यहां पे हमारे पास मेल क्या है, कनेक्शन लेस है। लेकिन फिर भी यदि ईमेल कनेक्शन लेस है तो यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस है। तो उसके लिए हम यूडीपी यूज क्यों नहीं करते, टीसीपी क्यों यूज करते हैं? तो मैंने आपको शायद रीजन बताया भी हो सकता नहीं बताया हो। भाई आज की डेट में हम मेल के थ्रू खाली टेक्स्ट नहीं भेज रहे हैं, आज की डेट में मेल के थ्रू ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, कुछ ही भेज सकते हैं। अब हमारे पास यूडीपी पे जो प्रैक्टिकली डेटा साइज है मेरे पास कितना है, 65,527, 65,507 बाइट। उस साइज का ही डेटा डेटाग्राम में पैक हो सकता है। उससे ज्यादा का यदि डेटा होगा तो क्या होता है, उसको पीसेस में डिवाइड करके भेजना पड़ेगा। जब हम पीसेस में डिवाइड करेंगे तो यूडीपी पे हमारे पास सीक्वेंस नंबर का कोई फील्ड नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पीसेस एक ही सेम सीक्वेंस में ही हमारे पास, सेम ऑर्डर में ही हमारे पास रिसीवर के पास जाए। वो आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं। जब आउट ऑफ ऑर्डर जाएंगे तो रिसीवर उनको एक साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, बिकॉज सीक्वेंस नंबर का कोई फील्ड नहीं है। टीसीपी यूज करेंगे तो टीसीपी में सीक्वेंस नंबर का फील्ड होगा। यदि वो पीसेस आउट ऑफ ऑर्डर जाते हैं तो रिसीवर सीक्वेंस नंबर की हेल्प से उनको सॉर्टेड कर लेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। चलो, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, टीसीपी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रीड करो, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया। ये क्या है मेरे पास, रियल टाइम मल्टीमीडिया, फाइल ट्रांसफर, डीएनएस एंड ईमेल रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास गेट 2013 में पूछा गया था। रियल टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम, यूडीपी। फाइल ट्रांसफर, भाई हमारे पास ये पूछ रहा है ना, टीसीपी यूडीपी, रियल टाइम मतलब यूडीपी। एफटीपी फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर क्या है, टीसीपी है। डीएनएस क्या है, यूडीपी है बाय डिफॉल्ट। ईमेल, ईमेल भेजने के लिए क्या यूज करते हैं, एसएमटीपी, और एसएमटीपी क्या है, टीसीपी। तो नहीं, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। ये नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इसका आंसर बता दो भाई क्या होगा। टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ का।
भाई डीएनएस हमारे पास क्या यूज करेगा, पोर्ट नंबर 53। डीएनएस क्या यूज करेगा हमारे पास, पोर्ट नंबर 53 यहां पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा डीएससीपी, आईएमईपी का मुझे पता है, आईएमईपी का पोर्ट नंबर कितना है मेरे पास, भाई पॉप का कितना होता है 110, आईएमईपी का कितना है 143, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा हमारे पास। डीएससीपी क्या है, डीएससीपी 67 भी है, 68 भी है। तो एक बार बताओ, यानी पी का हमारे पास 2, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, पी का 2 है। और हमारे पास क्यू का छोड़ो, आर का देख लो, हमारे पास आर का कितना है 6 है, आर का कितना है 6 है, आर का 6 यहां पे है, तो ये वाला नहीं हो सकता है, यही होगा। क्यू का क्या है 4, क्यू का 4, तो क्यू का ये 4 बता रहे हैं, भाई क्यू का 4 भी हो सकता है, और इवन मैं आपको बताऊं क्यू का 3 भी हो सकता है, बिकॉज डीएससीपी 67 68 कुछ भी यूज कर सकता है, क्लाइंट के लिए, एक सर्वर के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये नेक्स्ट है हमारे पास सवाल, इसका आंसर बता दो भाई, कितने लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाँ, याद रखने का जुगाड़ तो यार पोर्ट नंबर्स तो आपको रट जाएंगे, दो तीन बार करोगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। जैसे कि मान लो मुझसे आप किसी का भी पोर्ट नंबर पूछ लो अभी मैं सबका बता देता हूं कोई ट्रिक आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, मुझे ही बता देना कोई आपको ट्रिक ऐसी बन जाए। कुछ लोग जैसे कि मैंने देखा है जीके पढ़ाते हैं कि मामा के फूफा के यहां गया, ये ट्रिक हो गई तो मैंने कहा यार ये क्या है भाई कि माँ मीन्स ये है एफ मीन्स ये है, तो ऐसी ऐसी ट्रिक मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, कुछ कुछ लोग बताते रहते हैं भाई तो ऐसा कुछ जुगाड़ आपको बनता है तो मुझे ही बता देना तो एफटीपी डेटा, डेटा मतलब 20, डेटा मतलब कहां होगा हमारे पास 20 पे जाएगा, और कंट्रोल मेरे पास कहां जाएगा 21 पे जाएगा। HTTP, HTTP पोर्ट नंबर 80 पे जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन आप सपोज आपको है, ठीक है, तब भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इतनी इंफॉर्मेशन देखो, तो मान लो हमारे पास W हमारे पास कहां जा रहा है 2, अरे यार ये तो बहुत ही आसान, ये तो मतलब एकदम महाफर्जी क्वेश्चन हो गया चलो अब मैं आपको, ये हमारे पास ये रामबाण टेबल है, ये क्या है मेरे पास रामबाण टेबल है। आप सब कुछ भूल जाओगे, इस टेबल को यदि याद रख लोगे तो बहुत सारा काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये आप बात समझ लो, ठीक है। यहां पे डीएनएस स्टेटलेस है, डीएनएस क्या यूज करता है यूडीपी, ये क्या है कनेक्शन लेस है, ये क्या है नॉन परसिस्टेंट। यहां पे लिखा है मैंने स्टेटलेस स्टेटफुल, ये लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये लिखा है कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस, परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट, यहां पे लिखा है पुश या पुल, यहां पे लिखा है पोर्ट नंबर यूज, यहां पे लिखा है इन बैंड आउट ऑफ बैंड, ठीक है। तो ये मेरे पास नॉन परसिस्टेंट है, ये मेरे पास पोर्ट नंबर 53 का यूज करती है, ये मेरे पास क्या है इन बैंड प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी स्टेटलेस है, क्या यूज करती है टीसीपी, ये क्या है कनेक्शन लेस है हमारे पास। 1.0 इज नॉन परसिस्टेंट एंड 1.1 इज परसिस्टेंट, हमने पढ़ा ही है भाई 1.0 हमारे पास नॉन परसिस्टेंट, 1.1 परसिस्टेंट। ये पोर्ट नंबर क्या यूज करता है 80, ये मेरे पास क्या है इन बैंड प्रोटोकॉल है, ठीक है। एसएमटीपी स्टेटलेस है, ये हमारे पास क्या यूज करता है टीसीपी, कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये परसिस्टेंट है। एसएमटीपी पुश के लिए, भाई देखो यहाँ पे यहाँ डीएनएस एचटीटीपी का पुश से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे पास पुश के लिए यूज होती है, पोर्ट नंबर 25 है, ये इन बैंड प्रोटोकॉल यूज करती है। पॉप क्या है स्टेटफुल है, टीसीपी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है हमारे पास, ये क्या है परसिस्टेंट, ठीक है। पॉप पुल के लिए यूज होता है, पोर्ट नंबर 110 है, ये इन बैंड प्रोटोकॉल है। यहां पे हमारे पास आईएमपी ये स्टेटफुल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करती है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये परसिस्टेंट है, पुल के काम आता है। आईएमपी किसके काम आता है पुल, पोर्ट नंबर 143 है, ये इन बैंड प्रोटोकॉल है। एफटीपी हमारे पास ये स्टेटफुल है, ये हमारे पास टीसीपी है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। यहां पे क्या है कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट, डेटा कनेक्शन इज नॉन परसिस्टेंट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंट्रोल कनेक्शन परसिस्टेंट, डेटा कनेक्शन नॉन परसिस्टेंट। यहां पे पुश पुल का कोई यूज नहीं है। 20 फॉर डेटा कनेक्शन, 20 डेटा कनेक्शन के लिए है, 21 फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ये क्या है आउट ऑफ बैंड है।
तो यार सारे प्रोटोकॉल आप देख रहे हो इन बैंड या आउट ऑफ बैंड सिर्फ एफटीपी है, तो एफटीपी को आप याद रख लेना। अब जैसे कि मान लो यहां से आपको ये बात समझ में आई, ठीक है, इस टेबल से कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। 1 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये सवाल गेट 2016 में पूछा गया, इस सवाल को बताओ कैसे सॉल्व करोगे। गेट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब मैं इसको भी आपको क्या कर रहा हूं भाई, दो चीजों में शॉर्ट में डिवाइड करते रहा हूं, ठीक है। आंसर बताओ भाई, स्टेटफुल स्टेटलेस, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, स्टेटफुल क्या है स्टेटलेस क्या है। अब आप देख रहे हो यहां पे तीन, स्टार्टिंग के तीन देखो यार, स्टार्टिंग के तीन, डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी, ये क्या है स्टेटलेस, डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी, ये स्टेटलेस हो गया। ये स्टेटफुल। तो इसकी फर्दर आपको ट्रिक बनानी, तो एक डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी और क्या लिखा है हमारे पास, एसएमटीपी। तीन मेरे पास क्या है, स्टेटलेस है, तीन स्टेटलेस है, तीन क्या स्टेट, पॉप, आईएमपी, एफटीपी, पॉप, आईएमपी और एफटीपी। तो यहां से हमारे पास क्या पूछ रहा है, स्टेटफुल पूछ रहा है भाई। स्टेटफुल में मेरे पास क्या है, एक एफटीपी है, ये हमारे पास, ये एफटीपी, ये नंबर्स है भाई हमारे पास, ये सेकंड है पॉइंट, ये थर्ड है, ये क्या है, ये फोर्थ है। तो क्या पूछा है हमारे पास, स्टेटफुल पूछा है, तो मेरे पास एक तो एफटीपी स्टेटफुल है, एक पॉप है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ कहां गिवन है हमारे पास, सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन बताओगे 2019 में पूछा गया, क्या इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स पेयर कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल, सेंड एंड रिट्रीव ईमेल। यार सेंड करने के लिए हम एसएमटीपी यूज करते हैं, रिट्रीव करने के लिए हमारे पास POP3 IMP4, तो यहां पे एसएमटीपी है, सेंड करने के लिए एसएमटीपी लिखकर, रिट्रीव करने के लिए MIME यूज होता है, नहीं होता है, रिट्रीव करने के लिए क्या होता है, पॉप। डायरेक्ट सवाल हमारे पास पूछा गया है 2019 के अंदर का भाई, एसएमटीपी और पॉप हमारे पास किस काम के लिए आते हैं, सेंड और रिट्रीव, ठीक है। रिट्रीव मतलब डाउनलोड। इसके बाद हमारे पास बात कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गेट का सवाल है। क्या पूछा गया हमारे पास, द प्रोटोकॉल दैट यूज ए कनेक्शनलेस यूडीपी, कनेक्शनलेस यूडीपी हमारे पास एसएमटीपी, POP3, एफटीपी, डीएनएस, तो कनेक्शनलेस यूडीपी यार बहुत ही सिंपल सवाल है, डीएनएस इसका आंसर हो जाएगा, कनेक्शनलेस यूडीपी, यूडीपी मतलब डीएनएस, ठीक है, डी। नेक्स्ट सवाल ये गेट 2015 में पूछा गया है हमारे पास भाई, गेट 2015 में पूछा गया है, इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। इन वन ऑफ द पेयर ऑफ प्रोटोकॉल्स गिवन बिलो, बोथ प्रोटोकॉल्स कैन यूज मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन बिटवीन द सेम क्लाइंट एंड द सर्वर, सेम क्लाइंट और सर्वर के बीच में मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन। देखते हैं कि आप कितना दिमाग लगाते हो। मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन एक तो एफटीपी में यूज हो सकता था भाई हमारे पास, तो एफटीपी तो पक्का है, एफटीपी में हमारे पास मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, एक मेरे पास कंट्रोल, एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, एक डेटा इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। तो एफटीपी तो हमारे पास पक्का है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है बिकॉज यहां इसमें एफटीपी नहीं है, इसमें एफटीपी नहीं है। अब ये बताओ एफटीपी और एसएमटीपी, एचटीटीपी और एसएमटीपी, क्या एचटीटीपी मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन हो सकते हैं? यस यार, एचटीटीपी हमारे पास नॉन परसिस्टेंट मोड में हमारे पास मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, हर एक पेज है हमारे पास है, हर एक पेज के लिए कनेक्शन ओपन क्लोज मल्टीपल कनेक्शन, तो सिंपल है हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मैंने आपको क्या किया है यार, कमांड्स के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैंने क्या किया है, इन कमांड्स को यानी एक टेबल में क्या कर दिया है दोस्तों, यहां पे फिट कर दिया है। ये मेरे पास
HTTP की कमांड है, हेड गेट हेड पुट पोस्ट ट्रेस डिलीट कनेक्ट ऑप्शंस। ये मेरे पास FTP की कमांड है, ये मेरे पास SMTP की कमांड है। तो यानी मैंने क्या किया, इन कमांड्स को 3 अलग अलग टेबल में यानी एक ही टेबल में यहां पे फिट कर दिया, जिससे कि आपको एक साथ आप ये रिमेंबर रख पाओ। देखो इसको याद कर लो यार। HTTP की कमांड्स याद करना बहुत आसान है। इसके लिए आप कोई ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने तो कोई ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन आप कोई ट्रिक का यूज कर सकते हो। इन सारे जो ये कमांड्स हैं इनका पहला लेटर का ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हो, इट विल बी बेटर। एक इसको याद कर लो, ये दोनों याद कर लोगे तो आपको भाई ये याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब किसकी होंगी, हमारे पास SMTP की होंगी। तो ऐसा हमारे पास आप जुगाड़ कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये अदरवाइज बिकॉज इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, यू हैव टू टेक इट बाय हार्ट। आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। पहली बार मैं बोल रहा हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क में रट्टा मारो, तो भाई ये रट्टा मारने के अलावा और कोई ऑप्शन यहां पे है नहीं। ठीक है। ट्रिक यार मैंने बनाने की कोशिश नहीं की, बना सकते हैं लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आप खुद बनाओ यार ट्रिक, तो मुझे ही बताओ, ठीक है। आप इतना दिमाग लगाओ कुछ, तो मुझे ही बताओ, मैं भी आगे से बच्चों को बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, गेट 2005 में पूछा गया भाई। क्या है क्वेश्चन, ये देख लो हमारे पास। तो जितने भी लोग हो भाई कि भाई एक ट्रिक बनाना आज रात में। आप स्टूडेंट हो, कितने सारे लोग सोचेंगे तो अलग अलग दिमाग चलेगा, तो हो सकता है कोई बढ़िया सी ट्रिक मिल जाए। मेरा खुद का एक ही दिमाग, आपके इतने सारे दिमाग, ठीक है। तो कुछ अच्छी सी ट्रिक आपको मिल जाएगी, तो फिर आप मुझे बताना टेलीग्राम पे, तो फिर मैं भी उस ट्रिक को आगे से क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा, ठीक है। PROMPT हेड RCPT। PROMPT हमारे पास, ये देखो PROMPT किसकी है, हमारे पास FTP की कमांड है हमारे पास, ये FTP है, हेड हेड आपने देखा हमारे पास, ये HTTP है, हेड मेरे पास HTTP है, HTTP रिसिप्ट टू SMTP। सॉरी, तो FTP HTTP SMTP इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ ये गेट 2000 हमारे पास 16 का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो एक बार। हेलो एंड पोर्ट रेस्पेक्टिवली, ये तो हेलो तो यार हमारे पास इसी की है ना, सबसे पहले हमारे पास ये देखो हमारे पास हेलो SMTP का। हेलो क्या है, SMTP की है। हेलो क्या है, SMTP। और यहां पे पोर्ट हमारे पास कहां है भाई, पोर्ट आप देख लो हमारे पास, पोर्ट ये रही पोर्ट, यहां पे ये स्टार लगा हुआ है तो मैंने यार पोर्ट हमारे पास किसकी, FTP की है, FTP। तो यानी SMTP और FTP, SMTP एंड FTP, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो बहुत बेसिक सवाल हमारे पास पूछे जाएंगे, जो हमारे पास जो टेबल्स हमने आपको बनाई हैं, उन टेबल की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया। इसमें आप अपने दिमाग का थोड़ा यूज करो, फिर मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Identify the correct sequence in which the following packets are transmitted on a network by a host when a browser requests a web page from a remote server, assuming that the host had just been restarted. Browser request a web page from remote server, ठीक है। आप किसी वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो, तो हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। यदि मान लो यार आपको किसी वेबसाइट से वेब पेज एक्सेस करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, डोमेन नेम लिखोगे ना यार। भाई मान लो आपको यहां से www.physicswala.com, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ये आप नाम लिखोगे हमारे पास डोमेन नेम। ये डोमेन नेम किस में कन्वर्ट होगा, IP एड्रेस में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले तो DNS क्वेरी चलेगी ही चलेगी, ये तो 100% है। उसके बाद कनेक्शन क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा यार, सिंपल सी बात है भाई। हमारे पास इससे क्या मिलेगा, मुझे IP एड्रेस मिलेगा ना भाई। हमारे पास ये क्या होगा, डोमेन DNS क्या काम करेगा इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा।
आईपी एड्रेस के थ्रू मुझे रिजल्ट मिलेगा। आईपी एड्रेस के थ्रू मैं कनेक्शन क्या करूंगा, एस्टेब्लिश करूंगा। ये तो आईपी एड्रेस दिया मुझे, आईपी एड्रेस के थ्रू मेरा कनेक्शन क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। टीसीपी सिन, सिन मतलब सिन का यूज क्या होता था, सिन फ्लैग, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग। सिन इज यूज्ड फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में यूज होगा। उसके बाद एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, और उसके बाद आपको वेब पेज मिल जाएगा गेट। तो यानी हमारे पास ये सिंपल सी बात है कि इसका आंसर मेरे पास, भाई पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तभी तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। और गेट का मैंने आपको मतलब अभी समझाया ही था, हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे थे, हमारे पे क्या मैंने बताया था आपको, रिक्वेस्ट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए सर्वर। चलो हमारे पास ये बता दो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए HTTP रिक्वेस्ट मेथड। HTTP रिक्वेस्ट, जो कमांड्स हैं उनको HTTP रिक्वेस्ट ही बोल रहे हैं। पुट, गेट, सेंड, हेड। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सेंड, यस 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 डेफिनेटली। भाई हमारे पास HTTP में देखोगे आप, HTTP कहीं भी यहां पे सेंड ऑप्शन नहीं है। गेट, हेड, पुट, पोस्ट, ट्रेस, डिलीट, कनेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई HTTP कमांड। HTTP कमांड यहां पे कौन सी है, ये आइडेंटिफाई करोगे, REINPASUCWND पोस्ट। HTTP कमांड, आइडेंटिफाई HTTP कमांड। तो ये भी हमारे पास एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आई थिंक इसरो या किसी का क्वेश्चन है ये भी। जो डायरेक्ट सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, यानी हमारे पास ये पोस्ट हमारे पास कमांड है किसकी दोस्तों, हमारे पास HTTP की, ठीक है। ये सवाल आप देखोगे भाई, इस सवाल को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकालते हैं। यार FTP, DNS, SMTP, POP3, तो यार यूजेस टू पोर्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन। दो पोर्ट कौन सा हमारे पास यूज करता है भाई, FTP यूज करता है दो पोर्ट। तो यानी डायरेक्ट यहां पे हमारे पास इसका कनेक्शन तो यहां से मिल जाएगा भाई, ठीक है। यूज बोथ TCP एंड UDP। TCP और UDP दोनों कौन सा यूज कर सकता है, DNS ही मैंने आपको बताया था, DNS कैन यूज TCP एज वेल एज UDP। यदि हमारे पास DNS क्वेरी का साइज हमारे पास 512 से लेस देन था तो हमारे पास UDP यूज करता है, उससे एक्सीड 512 बाइट से ज्यादा से एक्सीड कर जाता है तो हमारे पास क्या यूज करता है दोस्तों, TCP यूज करता है। तो DNS मेरे पास ये दोनों यूज कर सकता है, ठीक है। SMTP कहां जाएगा, यूज टू गेट मेल, यूज टू गेट मेल नहीं, SMTP किस लिए काम आता है, मेल को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन SMTP में किसका यूज होता है, मेल ट्रांसफर में MIME का भी यूज होता है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। बिकॉज पहले क्या करते हैं हम, यानी नॉन टेक्स्ट डेटा को टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज SMTP के थ्रू हम टेक्स्ट भेज सकते हैं। तो यानी SMTP यहां पे हमारे पास इसकी बेस्ट चॉइस होगी। यदि पॉप की बात की जाए हमारे पास, तो पॉप क्या है, यूज टू गेट मेल, ठीक है, मेल को रिट्रीव करने के लिए काम आता है। HTTP ये कमांड जो है ट्रेस हमारे पास HTTP की ही है। किसकी कमांड है हमारे पास, HTTP की। ट्रेस मेथड, लूप बैक रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। ये सब नहीं पता है, ट्रेस पता है तो आपको तब भी आप काम कर सकते हो। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 1 का 4th क्या है हमारे पास यार, 1 2 3 4 5, कौन सा आंसर बता रहे हो भाई आप, हमारे पास यहाँ पे D, फर्स्ट का 5th, हाँ फर्स्ट का 5th ही हमारे पास, फर्स्ट का 5th है, ठीक है।
2 का सेकंड है, 2 का सेकंड है, 3 थर्ड का 1 है मेरे पास, 4th का थर्ड है, 4th का थर्ड है, और 5th का मेरे पास 4th है, 5th का मेरे पास 4th है। डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये सवाल गेट 2020 में पूछा गया हमारे पास, ये सवाल गेट 2020 में पूछा गया है, तो हमारे पास इस सवाल का हमारे पास थोड़ा सा आप आंसर बता दीजिए, क्या आंसर इसका आंसर होगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दिस क्वेश्चन वाज मार्क्स 2 मार्क्स आई थिंक, 2 नंबर का सवाल था। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज्यूम दैट यू हैव मेड ए रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज। ठीक है, वेब पेज के लिए आपने रिक्वेस्ट की थ्रू योर वेब ब्राउजर टू वेब सर्वर। ठीक है, इनिशियली द ब्राउजर कैसे एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। फर्दर द ब्राउजर इज कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड HTTP रिक्वेस्ट इन नॉन परसिस्टेंट मोड। HTTP रिक्वेस्ट किस मोड में भेजी जा रही है, नॉन परसिस्टेंट मोड में। द वेब पेज कंटेन्स टेक्स्ट एंड 5 वेरी स्मॉल इमेजेस। वेब पेज क्या कंटेन करता है हमारे पास, टेक्स्ट एंड 5 वेरी स्मॉल इमेजेस। द मिनिमम नंबर ऑफ TCP कनेक्शंस रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द वेब पेजेस कंप्लीटली इन योर ब्राउजर। तो मिनिमम हमारे पास क्या हम पूछ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ TCP कनेक्शन रिक्वायर्ड, कितने TCP कनेक्शन की यहां पे जरूरत होगी। तो देखो यहां से हमारे पास, देखो ये वेब पेज है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब आप वेब पेज को यहां पे एक्सेस करोगे ये मान लो मेरे पास वेब पेज है, तो वैसे तो इसका आंसर भाई हमारे पास क्या बोल दिया जाता है कि हमारे पास 5 वेरी स्मॉल इमेजेस हैं और एक टेक्स्ट है। तो 5 स्मॉल इमेज के लिए और एक टेक्स्ट के लिए यानी 6 हो गए, 6 कनेक्शन का आंसर 6 ही आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्या कहती है भाई, जब हम ये किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो उसमें टेक्स्ट तो एक्सेस हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। बात समझ रहे हो आप? तो एक तो कनेक्शन आपका इसके लिए लगा ही लगा, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली यहां पे आ ही गया है। ठीक है, इस वेब पेज के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, लेकिन जो इमेजेस होंगे, जैसे कि मान लो ये हमारे पास इमेज नंबर 1 है, ये मेरे पास दूसरी इमेज है, हमारे पास कितनी इमेज, 2 3 4 5। तो यानी हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट, इसके लिए मेरे पास दूसरा कनेक्शन लगेगा, इसके लिए तीसरा लगेगा, इसके लिए चौथा लगेगा, इसके लिए 5वां लगेगा, इसके लिए 6ठा लगेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों, 6 ही आएगा। और एक ध्यान रखना, जब वेब पेज को मैंने एक्सेस किया तो उसके साथ टेक्स्ट तो एक्सेस हो ही गया है। इमेजेस हमारे पास कहीं और सेव हैं, तो इमेज के लिए अलग से। तो यानी हमारे पास टोटल आंसर क्या आएगा, हमारे पास 6। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, इसमें एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास वैसे तो थ्योरी वाला पॉइंट जो भी था सब खत्म हो गया, लेकिन मैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में जो हमारे पास लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर, मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता हूं, बिकॉज पूरे भारत के अंदर शायद मैंने ही उसका करेक्ट आंसर दिया था लास्ट के क्वेश्चन का, बाकी किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया था। लेकिन मैं उस क्वेश्चन को कराने से पहले, जैसे कि वो क्वेश्चन पूछा गया, एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट भी सिखाना चाहता हूं। ठीक है, वो थोड़ा सा डीप में चले गए उस कंसेप्ट में, तो पहले एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बिकॉज मे बी इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि उस कंसेप्ट पे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मैं आपको वो कंसेप्ट सिखाऊंगा, पहले उसके पीछे की कहानी बताऊंगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे
तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में ना आए, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसके पीछे का कंसेप्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर तक हमारे पास यही सब बेसिक सवाल पूछे गए हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर दिमाग घूम गया एग्जामिनर का। वैसे आप अभी भी उस क्वेश्चन को, मैं हाँ एक फिर भी बोल रहा हूं, जिन लोगों ने पढ़ा है, ये पूरा पढ़ा है, वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन गेट द आंसर आप निकाल सकते हो उस क्वेश्चन का। 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें डीएनएस मिक्स है मेरे पास, डीएनएस मिक्स है और प्लस एचटीटीपी मिक्स है मेरे पास, डीएनएस प्लस एचटीटीपी का मिक्स क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करना घर पे जाने के बाद, एक बार घर पे जाने के बाद ट्राई करना कि भाई कितना आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका कंसेप्ट ही पढ़ लेंगे एक बार और वो भी करा देंगे। तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल। ठीक है, और बाकी अभी हम ये बस खत्म ही हो चुका है सीएन, इसमें कुछ खास बचा नहीं है, तो इसके लिए खत्म के लिए टेंशन मत लो। ठीक है, मैं भी आजकल वीकडेज में बिजी हूँ, तो लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, कल नहीं कल एक लेक्चर कल आपके लिए, जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स का लेक्चर था, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा दोस्तों। लिंक स्टेट राउटिंग जो बचा हुआ था हमारे पास, वो लिंक स्टेट राउटिंग का आपका कल वीडियो लेक्चर्स आ जाएगा, यानी शाम को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जैसे कि हमारे पास ARP RARP, जो हमारे पास ARP RARP और जो ये ARP ICMP और हमारे पास DSCP, ये हमारे पास हम क्या करेंगे, इनका भी रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो यानी इसी वीक के अंदर मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन खत्म कर दूंगा सीएन को। ठीक है, OSI तो सिंपल ही है, उसमें कुछ खास नहीं है OSI लेयर में। OSI लेयर में सिर्फ फंक्शंस पूछा है और एक कंसेप्ट है छोटा सा, जिस कंसेप्ट का नाम क्या है हमारे पास, बिट स्टफिंग। ठीक है, तो बिट स्टफिंग भी हो जाएगा। एक बच्चा कल मैं यूट्यूब पे सेशन ले रहा था भाई, उसने कम से कम 100-150 कमेंट की, 100-150 कमेंट किसके लिए की, सर सीएन खत्म कर दो, सीएन खत्म कर दो। अरे भाई खत्म होने से नहीं होता है यार, खत्म अच्छे तरीके से करने से होता है। ठीक है, तो भाई हो जाएगा खत्म, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आराम से पढ़ो यार, कंटेंट का एंजॉय करो, जल्दबाजी क्या है। टेलीग्राम चेक करें, टेलीग्राम भी चेक कर लेंगे भाई। क्या है टेलीग्राम पे, क्या है भाई? चलो हाँ ठीक है, तो टेंशन मत लो, अभी समय है आपके पास, ऐसा थोड़ी कि ये लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट आपके वीकडेज में चल ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता रहूंगा इसी बहाने भी आके, लेकिन इस वीक के अंदर मैं आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस देके कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ, आप पढ़ लो, उसके बाद एक लास्ट में लाइव सेशन भी लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं हम बाद में, आपको एक कल लिंक स्टेट राउटिंग वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, कौन था भाई? देव, मैंने जॉब प्लस प्लेसमेंट पर मोर देन 200 कमेंट करे थे, आपने रिप्लाई नहीं किया। अरे भाई तुमने लेकिन कमेंट क्या कहते, सीएन कंप्लीट करा दो, ये कमेंट कर रहा था कोई बच्चा कह रहा कंप्लीट करा दो। अच्छा, जॉब प्लस गेट के लिए किया था, फिर तो ठीक है। चलो हाँ, जॉब प्लस गेट प्लेसमेंट प्रिपरेशन का हमारा एक बैच आ चुका है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड, जैसे कि मान लो जो बच्चे अभी ऑलरेडी गेट के बैच में है, यदि उनको भी प्लेसमेंट का कोर्स लेना है तो अभी तो आपके पास अभी नहीं ले पाओगे आप। कुछ दिन में हमारे पास जो पेड के स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो ऑलरेडी किसी ना किसी बैच में एनरोल कर चुके हैं, उनको एक मिनिमम प्राइस में खाली प्लेसमेंट वाला कोर्स भी एक्सेस करने का दोस्तों मौका मिलेगा। ठीक है, ओनली प्लेसमेंट वाला कोर्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ दिन बाद, लेकिन अभी नहीं है पॉसिबल, अभी तो एक ही है, कुछ दिन में बाद ऑप्शन आएगा तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। पराक्रम के लिए ओनली प्लेसमेंट का नहीं है, ओनली प्लेसमेंट का अभी कोई कोर्स नहीं है, अभी ओनली प्लेसमेंट का कोई कोर्स नहीं आया है, अभी गेट प्लस प्लेसमेंट का ही कोर्स आया है,
ओनली प्लेसमेंट का यदि इफ मैनेजमेंट विल डिसाइड, लेकिन अपने बच्चों के लिए जरूर आएगा, लेकिन बाहर वाले बच्चों के लिए ओनली प्लेसमेंट का कोर्स आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी हमारे किसी ना किसी बैच में एनरोल्ड हैं, वो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, यदि वो प्लेसमेंट का कोर्स ले पाएंगे तो उनके लिए जरूर आएगा कुछ दिन के बाद। लेकिन ओनली प्लेसमेंट का आएगा नहीं आएगा इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मेरा इसमें डिस्कशन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, चलो भाई मिलता हूं। बहुत सारे बैकलॉग लग रहे हैं, बैकलॉग चल रहे हैं सर, क्या करूं। ठीक है अरविंद सिंह, इस बैकलॉग का रिप्लाई हम आपको देते हैं टेलीग्राम पे। तो अभी मैं विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। और यार पढ़ते रहो आप अच्छे से, तैयारी करते रहो भाई, रैंक आपको फोड़नी है गेट 2024 के अंदर। ठीक है, तो जब गेट 2024 के अंदर रैंक फोड़ोगे तो हम यही स्टूडियो में आपको बुलाएंगे और फिर आप यूट्यूब पे लाइव जाओगे, पूरा भारत आपको देखेगा। ठीक है नहीं 9:30 से नहीं है अभी, क्लास ओवर। ठीक है, एक ही क्लास आज थी। हाँ अभिषेक एप्टीट्यूड तो आपका कराया ही जाएगा, लाइव में शायद डेट आने ही वाली है, मैं आपको कल अपडेट करूंगा फाइनल एप्टीट्यूड की डेट क्या है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।